23 फरवरी को देश की दिल्ली, देश की राजधानी जलने लगी। चाहे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मिलाकर के अगर देखें तो मैक्स टू मैक्स मुस्लिम जो है यहाँ फिर भी सुरक्षित है। यहाँ यानी क्या गलत हो रहा है, ये हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और कौन है इनके पीछे ना जो ये सब चीजें कराता है, उसको क्या फायदा है और इनको कुछ पता नहीं, ये भिड़ जाते हैं। आप एक ट्रेलर देख के यार लोगों के माइंड में ये आता है कि यार ये मुस्लिम के अगेंस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे डायरेक्टर माइंड में नहीं आता कि यार आता है ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मुसलमानों को तो और देखनी चाहिए इस फिल्म को। दिल्ली हाई कोर्ट में मैं लड़ रहा हूँ, एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ। भाई आप जब देश तोड़ने की बात कर देते हो, जब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपको एक फिल्म से दिक्कत हो गई। एक व्यक्ति जेल में बैठकर मेरे खिलाफ केस लगाने की आजादी रख सकता है, एक फिल्मकार को अपनी बात कहनी है, उसका क्या। कि जितना मेरे को ट्रेलर से समझ में आया है, ये सिर्फ दिल्ली तक रहने वाली या सीमित रहने वाला एक कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। कहीं ना कहीं इन लोगों का एक एजेंडा था जिसको चिकन नेक बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को कट किया जाए इंडिया से। मास्टर प्लान क्या था? तो इस मोटिव के साथ जो भी कार्रवाई की जाती है भारत की ओर, उसकी टाइमिंग बड़ी ही सटीक होती है। पहलगाम भी हुआ था अभी 23 अप्रैल को, उनके वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे, ही वाज विजिटिंग ताज, सेम थिंग। क्या हुआ ना अभी ये कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के बाद एक ट्रेंड चल पड़ा है। लोगों को लगता है कि वो फिल्में देखकर ही कोई बना रहा है इस तरह, जबकि मैं 2020 से कहानी लिख रहा था। It is not about religion at all. It is about a Hindu mindset and a Muslim mindset and a conflict between a Hindu mindset and a Muslim mindset. पहला सवाल ये आता है यार, पाकिस्तानी हिंदू आ क्यों नहीं जाते आराम से, अपना सामान बेचे, पैसा ले। साहब आप बाइक नहीं खरीद सकते हो, बाइक पे चलोगे तुम हमारे सामने। बाइक पे एक लड़के ने खरीद ली, उसको बाइक तो गई, उसका भी काम तमाम हो गया। अभी मेरे को इतना दुख हुआ था जब बांग्लादेश में हुआ और इतने हिंदुओं के घर फूके गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं। अब आप देखो जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश बनाया उसके पुतले फूक दिए, मतलब सब कुछ तबाह कर दिया। आपका बेस क्या था भाई? आप यहाँ पर आए, जिस देश पे आप फक्र करते हो, तुमने उसके लीडर को ही खत्म कर दिया। कि जब आप घर जाओगे ना तो फिल्म आपको छोड़ेगी नहीं, आपको हैंगओवर देगी, आपको सोचने में मजबूर करेगी कि भाई ये क्यों हुआ था। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और मेरा बॉलीवुड का यह पहला पॉडकास्ट है और मैं मतलब आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। हमसे ही बात कर ले सर। हाँ सर बिल्कुल। तो जैसे 2010 में मैं दिल्ली आया था, तो लगभग 15 साल हो गए हैं दिल्ली में रहते हुए। दिल्ली ने थोड़ा मुझे अपनाया, थोड़ा मैंने उसे अपना लिया। तो जब 2020 में दिल्ली में सर ये दंगे हुए थे ना, तो सबको ही बुरा लगा था बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं लोग इमोशनल भी हुए थे, सबका खून भी खौला था। उस समय सर मैंने ये बुक परचेज की थी। मतलब ये बुक का कोई प्रमोशन नहीं है, बट मेरे को इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने इसके अराउंड जितना भी मेरे को कंटेंट मिल सकता था, न्यूज़पेपर्स का, आर्टिकल्स का, मैंने इनफैक्ट कोर्ट्स के जो पेपर्स हैं वो भी पढ़े हैं, चार्जशीट पढ़ी हैं। बट आई नेवर थॉट कि इस टॉपिक पे कभी मूवी बनेगी और उस मूवी का पॉडकास्ट करने का मुझे मौका मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा हमको आकर आप कार्तिक आपके पॉडकास्ट में। ये मोनिका अरोरा जी की ये बुक है? जी बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सर। तो सर स्टार्ट करते हैं। जैसे 23 फरवरी को देश की दिल्ली, देश की राजधानी जलने लगी और पूरी दुनिया ने ऑलमोस्ट वो चीज देखी। 24 फरवरी को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे। तो आज भी मैक्सिमम लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कम्युनल वायलेंस था और किसी रीजन से ये ऐसे ही भड़क गया था। आप लोगों ने इस पे एक मूवी बनाई है, तो नो डाउट उस पे एक कंप्लीट रिसर्च हुई होगी, आप लोगों ने सब कुछ चीजें, तथ्य देखे होंगे। तो हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट इट, कि इन शॉर्ट अगर ओपनिंग स्टेटमेंट मैं आप लोगों से मांगूं, आप तीनों से, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो बेस रीजन क्या रहा होगा? बेस डायरेक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि इन्होंने बेस उठाया, उसके बाद फिर ये आगे बढ़े। देखो ये कहानी जो है हमारी, ये 23 तारीख को तो दंगे धीरे धीरे शुरू हुए थे। हाँ। 24 को बिल्कुल पीक पे गए थे। बिल्कुल। तो ये 24 फरवरी के दिन की कहानी है। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्या क्या हुआ जी। और ये कहानी जो है, हम हमेशा से बोलते आए हैं कि ये जो बेस्ड नहीं है ट्रू इवेंट्स पर, ट्रू इवेंट्स इंस्पायर जरूर है, हमने उससे प्रेरणा ली है, लेकिन इसके साथ में एक फिक्शनल स्टोरी भी डाली है हमने, जो कि दंगे के जो तह में जाते हैं कि कारण क्या है, क्यों लोग लड़ते हैं, जी, है ना। तो उसके रीजन पे बात करेंगे। दंगा जब अपना रूप लेता है तो इतना ज्यादा ले लेता है कि सिर्फ वही वायलेंस ही दिखती है हमको। बिल्कुल। और रही बात कि भाई ये कम्युनल वायलेंस तो थी, जो कम्युनल वायलेंस होती कैसे है, कहीं ना कहीं लोगों को इंस्टिगेट किया जाता है, भड़काया जाता है जी, दोनों ही तरफ या एक तरफ का जब समुदाय हावी हो तो दूसरा फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसके पीछे कभी भी कॉन्स्पिरेसी तो होती ही होती है।
लेकिन इस बार जो मैंने पढ़ा है जितना कुछ इसमें और जितना मैंने रिसर्च किया था इस पर, जी ये देखो इतने लंबे प्रोटेस्ट चले और डे जो चूज किया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन दिल्ली में रहेंगे उसी दिन करना है, और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है इंडिया की जो एक रेपो है उसको डिमीन करना, छवि को धूमिल करना, इस तरह की चीजें तो थी। और देखिए भाई, मैं तो ये सिंपल सी बात करता हूँ कि भाई कोर्ट के भी अभी कमेंट्स आए हैं और उन्होंने भी इस तरह जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही कुछ बात की है। लास्ट 10 नवंबर को भी आई थिंक हाँ, उन्होंने यही बोला कि ये देश में अस्थिरता लाने की कोशिश थी। मैं तो एक कलाकार और फिल्मकार की हैसियत से सिंपल सी बात बोलूंगा, कोर्ट तो एक रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, सबूत देखता है। मैं एक आम आदमी, एक भारतीय होने के नाते अगर मेरे सामने कोई बोलेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो मैं ऑफेंड होऊंगा, कोई भी होगा बिल्कुल वो। दुख तो होगा। मुझे वो उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कौन था क्या था, जो जो इस तरह का नारा लगा रहा है वो गलत है। बिल्कुल मैं उसका रिलीजन नहीं देख रहा हूँ, रिलीजन तो लोग देखते हैं जो आरोप लगा रहे हैं। भाई जो गलत कर रहा है गलती देखिए उसकी, उसका रिलीजन मत देखिए। मैं यहाँ पर दो कम्युनिटीज के बीच की बात करने नहीं आया हूं मैं, ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना वो हमें सपोर्ट करती है। हम लोग एक स्वतंत्र फिल्मकार लोग हैं, एक्टर्स हैं। हमारा काम है कि जो चीज चुभती है दिल को जी उसको हम रखते हैं सामने, यही बात है और कुछ भी नहीं है इसको। हाँ, रिसर्च की ये बहुत ही, देखिए मैं तो वहां बैठकर इतना परेशान हो रहा था, तो जो लोग यहाँ होंगे उन पर क्या बीत रही होगी। मैं तो सारे मोहल्ले घुमा हूँ यहाँ पर, जी छोटे छोटे बच्चे जो हैं अभी भी जो याद है उनकी ताजा, जी तो बोलते कि ऐसा भगवान किसी के साथ न करे, इतनी दहशत में निकले हैं वो दिन। तो देखिए जब इतनी संगीन चीजें होती है ना, उसके अंदर भी उस दौरान भी कुछ अच्छा हो सकता है। वो बिल्कुल। अच्छा क्या हो सकता है ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अच्छा ये ट्विस्ट है बिल्कुल। तो सर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि एज ए एक्टर मतलब कोई भी मूवी आती है तो आप 10 फिल्टर्स लगा के देखते होगे कि ये चूज करनी है या नहीं करनी है, तो इस मूवी को आपने क्यों चूज किया, मतलब क्या रीजन रहा था? ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप सब्जेक्ट सुनते हैं वो आपको समझ में आता है और आप देखते हैं कि मतलब आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। इसमें जो मेरा किरदार था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और जिस तरह से उसको इन्होंने पिक्चराइज किया है, और सबसे बड़ी चीज़ कि मतलब जैसे इन्होंने ये फिल्म बनाई है, जिस तरह से हम लोगों की शूटिंग हुई है, वो बहुत काबिल तारीफ है अपने आप में। तो वो जो प्रोसेस था वो प्रोसेस मुझे अट्रैक्ट किया कि इसको हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, वन शॉट में बनाएंगे, इस तरह तो चैलेंजिंग था वैसे भी किसी भी एक्टर के लिए, और मुझे अच्छा लगा फिर मैंने की। ओके ये वन शॉट वाला सर क्या मतलब किस्सा है कि ऐसा क्यों, मतलब लोग मल्टीपल शॉट्स में अच्छी मूवी नहीं बना पा रहे या कैसे ये? नहीं, ऐसा नहीं है कि वन शॉट में हर मूवी बन जाएगी, बनेगी भी नहीं कभी। जी उसके लिए तो एक चुनिंदा स्क्रिप्ट होगी जो कि एक लिमिटेड टाइम की स्क्रिप्ट है कि भाई मुझे 3 घंटे की कहानी है एक, या एक दिन की कहानी है। डिप्लॉय कैसे किया सर वन शॉट में, मतलब मैं मतलब क्या है इससे? बड़ा वो एक्चुअली बड़ी क्यूरोसिटी है ऑडियंस में, लोगों में कि यार ये कैसे हो सकता, बोल तो रहे हैं लेकिन पॉसिबल कैसे होगा। क्योंकि ट्रेलर देखते हो, ट्रेलर में इतना एक्शन है, इतने बॉम्ब फूट रहे हैं, आग लगी हुई है, मल्टीपल लोकेशंस गोलियां दिख चल रही रही है, हैं। हाँ गोलियां चल रही, पत्थर चल रहे हैं, उसके बाद वन शॉट में फिल्म हो गई। तो देखिए ये क्या है कि एक इसमें एक तो तैयारी बहुत लगती है, बहुत ज्यादा लगती है नॉर्मल फिल्म से। मुझे सर लोगों का दोनों का पता नहीं, लेकिन मुझे वो जो लड़के थे अपने दोनों, उन्होंने एक बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन ये पहली बार ऐसी फिल्म थी कि शूट वाले दिन से पहले हमने लोकेशन देखी है। लोकेशन, हाँ, लोकेशन पे हम जब जिस दिन शूट करने जाते हैं उसी दिन पता चलता है कि ये लोकेशन है। हाँ जी मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पर उनको अगर एक दिन का शूट करना था तो 8 दिन तक पहले वो रोज आते थे, सुबह से शाम। कैमरा होता था, यूनिट होती थी, सब लोग होते थे, पूरा सेटअप होता था, और उसपे हम लोग 20 मिनट लंबा शॉट, 15 मिनट लंबा शॉट, उसकी प्रैक्टिस करते थे, फिर 9वें दिन जाकर हम शूट करते थे। तो एक रिहर्स करने के बाद तैयारी ये होती थी प्रॉपर, ऐसे आओगे, ये होगा, वहां से वो निकलेगा, इधर से ये आएगा, ओके है ना, ये भागेगा, वो पकड़ेगा। तो छोटी छोटी टुकड़ियों में नहीं होगा तो कुछ? नहीं वो नहीं मतलब नहीं नहीं, टुकड़े होते हैं पर बड़े होते हैं। हाँ, मतलब वो वन शॉट मीन्स करीब एक 4 मिनट का, 5 मिनट का, 7 मिनट का, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस 20-20 मिनट तक के लिए हमने, है ना। ओके 20 मिनट तक इकट्ठा।
एक बार में। एक एक बार बार में में। तो पर उसकी रिहर्सल प्रॉपर चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसमें सिर्फ एक्ट्रेस की रिहर्सल तो है ही है, कैमरा बाकी की सबसे टीम। बड़ी। क्या पूरी टीम की। हाँ। और दोनों की एक साइलेंट लैंग्वेज भी वहां पे जो और एक्सचेंज हो रही है, कैमरा वाला जब चेहरे के पास आ रहा है, बिल्कुल। एक्टर को मालूम है वो एक्टिंग करते टाइम सारा कि वो भी उसके पास जा रहा है, कब उसको पीछे हटना है, कब लॉन्ग पे चला जाएगा, कब कौन सी चीज आ रही तो उतरना है, नीचे आना है। तो बिल्कुल। आपको पूरी बॉडी लैंग्वेज, और ज्यादातर क्या होता है कि इस तरह के शूट में आप 35 mm और 50 mm का लेंस ही यूज करते हैं, कि हमारी इंसानी आंख जो है जी आमतौर पे 50 mm पे देखती है। मैं आपको 50 mm पे ही देख रहा हूँ अभी। जी। लेकिन ये क्रिएटिव एक अप्रोच होती है लोगों की कि बिल्कुल एक्सट्रीम घुस जाते हैं या क्लोज चले जाते हैं। लेकिन हम जितने बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े मेकर्स को उठाकर देखिए तो वो बिल्कुल जिंदगी का जैसा प्रवाह होता है वैसे ही फिल्म रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भले ही वन शॉट नहीं बनाई हो, लेकिन उनकी फिल्म में लंबे टेक्स हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स की बात करूं, मैं क्यूब्रिक की करूं जी या फिर आपके कपोला की करूं, और भी जितने नाम लेंगे हम, तो बड़े लंबे टेक, एक चल के आ रहा व्यक्ति तो आ ही रहा है अंदर। जी जी। तो उसमें क्या जिंदगी, आपको जिंदगी जैसी फिल्म लगती है। सर आपका जैसा किरदार मेरे ख्याल से एक सुपर कॉप का है। नहीं नहीं, नॉर्मल कॉप, यहाँ सुपर कुछ नहीं भाई साहब। सर जो यहाँ पे ये जो हमारी फिल्म है, हाँ जी। ये हमारी आज की जो दिक्कतें हमारे समाज में है, सोसाइटी में जो हम लोग झेल रहे हैं, जहां आपने अभी बात करी राइट्स की, तो राइट्स की अपनी हिस्ट्री रही है, हमेशा इंस्टिगेट किए गए किसी बिल्कुल। अल्टीरियर मोटिव की वजह से, बिल्कुल। है ना। मेरे ख्याल से 1893 में पहला रिकॉर्डेड राइट है इंडिया का। जी सर। मुंबई में राइट्स हुए थे, बॉम्बे था बिल्कुल। उस टाइम पे। वो 100 लोग मरे थे, और वो पूरा उस टाइम पे जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए था। बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम साथ में थे, एक मुहिम थी, एक उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे थे, उसको उन्होंने पूरा फिज आउट करने के लिए बिल्कुल। ब्रिटिश ने किया था। तो वो चलता रहा है तब से लेके, बीच में 1921 में हुए, फिर 1946 में तो बहुत बड़े राइट्स हुए। जी बट वो पूरा यही था कि जो जिस तरफ सोसाइटी बढ़ रही है, अग्रसर हो रही है, कंबाइंड है जहाँ हिंदू मुस्लिम, उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए रहा है। तब ये बिल्कुल नॉर्मल कॉप है। ये सर जो फिल्म है हमारी, वो आज की जो मेरे वहीं से हमने शुरू किया था कि जो आज की दिक्कतें हैं, आज की समस्याएं हैं और जिनसे हम लोग जूझ रहे हैं, जी पिछले 125 सालों से जूझ रहे हैं। जी अगर हम 1893 का लैंडमार्क पकड़ के चलो जी तो वो आज तक है। आज तक अपने अपने अल्टीरियर मोटिव के लिए, अपने अपने उद्देश्यों के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस उसको यूज करते हैं। तो ये जो यूनिवर्स है हमारा है, हमारी सोसाइटी, ये ऐसा कोई स्केपिस यूनिवर्स नहीं कि हम बात कर रहे हैं कि कोई स्पाई यूनिवर्स है या कोई कॉप यूनिवर्स है या कोई हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है। दिस इज आवर रियलिटीज, आवर फैक्ट्स, और हमारी हकीकतें, हमारी सच्चाइयां, इसको एड्रेस करती है फिल्म। तो इसमें सुपर कॉप नहीं है, कॉप है जिसके सर पे भाटा पड़ा है। जी मध्य प्रदेश में भाटा बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। बिल्कुल। उसके बाद भी वो अपना कर्तव्य को निभाने के लिए वापस ड्यूटी पे आया है। तो ये मैंने जो तमाम पुलिस फोर्स जो इस दंगों को कंट्रोल करने में लगे थे उनको डेडिकेट किया है। इसमें दिल्ली पुलिस भी थी, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के कुछ पर्सनल थे, और गाजियाबाद पुलिस के भी एक सीनियर ऑफिसर थे जिनका नाम है नीरज जादौन, है ना। तो इसे 3 बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, जिसमें से एक हमारे जो कांस्टेबल थे रतनलाल जी, तो उनकी डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे। एक अनुज कुमार करके एसीपी थे जी गोकलपुरी पुलिस स्टेशन के, जिनके सिर पे पत्थर लगा था, और उनके सीनियर थे शाहदरा पुलिस स्टेशन के डीसीपी थे वो। जी उनका है मतलब अभी भी, उनका नाम था अमित शर्मा। वो कोमा में चले गए थे, उनको भी पत्थर लगा था। मतलब ये जो तमाम पुलिस फोर्स था वो दंगों को कंट्रोल करने, और वहां कुछ महिलाएं और बच्चे फंस गए थे, उनको बचाने के लिए गए थे, ओके। और उसके एवज में उनको पड़े पत्थर ऊपर से गुलेल के साथ। और अचानक 25 से 30 हजार का वहां पे राइटर्स जमा हो गए थे, और सिर्फ 250 पुलिस वाले थे। ओके। और वो कॉर्नर थे, पीछे वॉल थी, पीछे जा नहीं पा रहे थे वो। और उनको ऑर्डर्स नहीं मिले थे फायरिंग के, और ना ही टीयर गैस छोड़ने के, क्योंकि वो लोग इतने नजदीक आ गए थे कि टीयर गैस इफेक्टिव नहीं होती। टीयर गैस के लिए एक डिस्टेंस चाहिए राइटर्स और पुलिस फोर्स के बीच में। जी तो उस दौरान अनुज कुमार जी ने अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को 3 कांस्टेबल के साथ आईसीयू तक पहुंचाया, खुद का फर्स्ट एड करा, और फिर वो आए। तो इसलिए वो जो मेरा कैरेक्टर है उसके इस माथे पे चोट लगी हुई है, मैं सर और कॉप्स वो को देवेन भाई और हमने मिलकर डिसाइड किया था कि उसको इस तरह का हमें लुक देते हैं। सर जैसे आपका जो रोल है वो किस चीज को शो करता है, क्योंकि मैंने ट्रेलर में एक बहुत ही पावरफुल लाइन सुनी, मतलब वो सुनते ही मेरे होश जरूर उड़ गए थे कि आज भी भारत अगर पाकिस्तान से मैच जीतता है तो हमारी हिंदुओं की बहू बेटियों को
सताया जाता है। तो क्या कैरेक्टर शो कर रहा है सर आपका? वो एक पाकिस्तान में जैसे हिंदू फैमिली है जी। जो कि अब वो फंसी हुई है, अपने मन से रह रही है या बेमन से रह रही है। तो आजाद हिंदुस्तान के बाद जो वहां बस गए थे, तो उनके साथ तब से लेकर के आज तक एक बिल्कुल दुर्व्यवहार हो रहा है। जी तो बिल्कुल। वो दुर्व्यवहार की वजह से, वो कहने का मतलब है कि अगर मैच होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, जी। और अगर इंडिया जीत जाए, तो फिर वो अपना गुस्सा कहाँ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बिल्कुल। तो वो वहां से उठाया गया है। ओके। तो वो उस तरह की चीजें हैं कि मतलब कि उनके साथ और टॉर्चर ना। तो बिल्कुल। वो जो मिसबिहेव चला आ रहा है हमारे यहाँ, तो क्या है कि फिर भी अगर कहा जाए कि पूरे उसमें चाहे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मिलाकर के अगर देखें, जी तो मैक्स टू मैक्स मुस्लिम जो है यहाँ फिर भी सुरक्षित है। सर, बहुत ज्यादा और सुरक्षित हैं। और उससे, और मुझे याद है कि बचपन में जब इस तरह के राइट्स जब पहली बार हमने सुने थे, तो क्योंकि हम थिएटर को बिलोंग करते हैं, और हम लोग मोर्चा निकाला करते थे ओके। कि ना कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जी। उस तरह का निकालते थे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये कौन करा रहा है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है ना, खून का रंग लाल। तो उस तरह के हम लोग प्ले किया करते थे, उनको जोड़ा करते थे, बिल्कुल मुस्लिम बस्तियों में घुस जाया करते थे अंदर तक। तो सब लोग देखते थे, सब भाव विहीन हो जाते थे सारे के सारे कि जी। हाँ यार, ये क्या गलत हो रहा है, ये हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जी। और कौन है इनके पीछे ना जो ये सब चीजें कराता है, उसको क्या फायदा है, बिल्कुल। और इनको कुछ पता नहीं है, ये भिड़ जाते हैं आपस में। बिल्कुल। तो इसमें ये जो करेक्टर है, ये वहाँ का एक बुजुर्ग हिंदू है जो कि वहां से कैसे करके किस तरह से आया है, जी। और वो चाहता है कि मतलब किसी भी तरह से, है ना, ये बताना है ट्रम्प साहब के बारे में, है ना। बताइए ना। हाँ, कि मतलब उनसे मिलूं, वो इतनी बड़ी पावरफुल हस्ती है अच्छा। कि मतलब हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप ही कुछ देखो जाकर के। तो एक लाइनें भी हैं उस तरह की। नहीं, अभी वो थोड़ा नैरेटिव बदल गया है। हाँ पहले ये था हाँ, कि नहीं नहीं, वही कि अभी तुम्हारे, अभी वही कि अभी ये होगा मतलब कि आप जिस देश को आप सपोर्ट कर रहे आप, हो क्या। हाँ, आपके मतलब जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं वो, क्या वजह, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, मेरे को मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया में ना मुस्लिम पॉपुलेशन को, लीडर्स को हटा दें अगर एक बार को, पॉपुलेशन को समझने की जरूरत है। ये बेसिक कैलकुलेशन है कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ, इंडिया बना, पाकिस्तान बना, तो इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 9 to 10% कुछ थी। वो फ्लरिश होके अभी बढ़ के लगभग 17-18% पे जा रही है। यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ आराम से रह रही है और उनका भी देश है, नो डाउट। हाँ हाँ, पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन 20% थी, वो आज 2% से नीचे आ गई है। 1% से नीचे पॉइंट्स में। पॉइंट्स में आ गई है। हाँ, मैंने लास्ट जो देखा था वो 1.8 नहीं, समथिंग था। पॉइंट्स में आ गई है। और दूसरी बात ये है, देखिए मेरी फिल्म यही है, ये हम पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोई कोशिश करते आए हैं हर जगह, हर सर, तरफ। सच तो सच है, सच बोलना तो ही सच पड़ेगा। है। देखिए, ये आजादी के बाद में नेहरू लियाकत समझौता हुआ था फॉर द माइनॉरिटीज, वहाँ की भी और यहाँ की भी, कि भाई वहाँ की माइनॉरिटी का जो उसको सुरक्षा देना वहाँ की सरकार का काम है, यहाँ की माइनॉरिटी का को सुरक्षा देना और उन्हें अधिकार देना यहाँ की सरकार का काम है। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ तो कभी कोई दिक्कत इस तरह से नहीं हुई कि भाई जी। अत्याचार, एक बोलते हैं ना कि नाइंसाफी वाली बात, जी। छिटपुट घटनाएं हमारे घरों में घटती है, सबके यहाँ होता है। बिल्कुल। लेकिन वहां तो अति हो गई है ना। आप मुझे ये बताइए कि मैं सिग्नेचर ब्रिज के नीचे, यहाँ पे बस्ती एक शरणार्थियों की दिल्ली में, जी। मजनू के टिले के पास, बिल्कुल है। मैं जाता हूँ वहां पर। मैं जब भी दिल्ली आता हूँ, मैं जाता जरूर हूँ, Okay. है ना। तो वहां मैं कई स्टोरीज मेरे को पता चलती है वहां पर। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछ लिया था कि भाई जब पार्टीशन हुआ तभी आ जाते हैं आप लोग, क्यों रुक गए वहां पर, अभी नागरिकता के इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको। जी। उन्होंने बोला, भाई साहब हम राजस्थान बॉर्डर पर रहते थे, किसान लोग हैं, मैक्सिमम किसान है वो, और बहुत रिमोट एरिया में रहते थे, जंगल की तरफ। तब बोले ना था अखबार था, ना रेडियो था, कुछ नहीं था। 1.5 साल बाद हमारे दादाजी को पता चला कि हमारे देश का नाम पाकिस्तान हो गया है। मतलब ये जो पॉलिटिक्स, जो जिम्मेदार थे उस टाइम जो लोग, आप लोगों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी का फैसला कर दिया 1 मिनट में, क्योंकि आपको सत्ता पे बैठने के लिए झगड़ा चल रहा था आपका आपस में। दिस इज रॉन्ग। आप एक व्यक्ति को भी, मतलब वो तो करोड़ों लोग हैं, एक आदमी को भी उसकी मर्जी के बिना कैसे आप उसके देश का नाम बदल दोगे। उसकी किस्मत का फैसला करने वाला कोई नहीं होता इस तरह से। उसको पता 1.5 साल बाद 1.5 साल बाद पता चल रहा है कि मजाक है ये। आज
13 साल 12 साल 14 साल की बच्चियां रोज उठा ली जाती हैं वहां पर। हाँ आप तो वीडियो देखी ले, आप सर, मैं मेरे बिल्कुल बोलने देख से रहा हूँ। मतलब नहीं, आप तो यूट्यूब खोलेंगे तो ना दिखेगा। बिल्कुल सर। बच्ची रो रही है वहां पर, माँ बाप के पास जाना चाहती है, माँ बाप बच्ची को ले जाना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट आपको जो जिसने जुल्म किया है, बिल्कुल जालिम के साथ में कोर्ट खड़ा है, पुलिस जालिम के साथ खड़ी है। एग्जैक्टली। और इनके पास सिर्फ एक ही है कि बस थक हार करके लाचारी में अपना जीवन निकालना है। जी और मैं एक वीडियो देख रहा था ऐसे ही 2020 के पहले, जी। तो एक बूढ़ा आदमी जिसकी 2 बेटियां उठा ली गई है, रवीना और रीना नाम था उनका, ओके। वो दोनों बेटियां उठा ली गई, और वो सब जगह से जब थक हार जाता है, सुसाइड भी नहीं कर पाता, तो वो खुद को चांटे मारता, खुद को मारने लगता है। तो ये देखो, ये लाचारी का जो है ना, ये इंतहा है एकदम ये एक्सट्रीम है पराकाष्ठा। कि कुछ कर ही नहीं सकता। ये सुसाइड से ऊपर की बात हो गई मेरे हिसाब से। जी वहां से ये कैरेक्टर जो है सर का मैंने कंसीव किया था, और ये इसके इर्द-गिर्द घूमती है कहानी भी, कि भाई देखिए, आपने जैसे बोला कि मुस्लिम कम्युनिटी को समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्यों किसी के बहकावे में आ रहे हैं? कोई अगर बिल, मुझे एक बात बताइए, हमारा इतिहास रहा है भारत का, हम शरण देने वाले लोग हैं, बिल्कुल। है ना? हमने पारसियों को शरण दी, आज देखो क्या कमाल कर रहा है दुनिया में। हम्म, दुनिया में जिसको सब लोगों ने दुत्कारा, हमने उसको शरण दी। बिल्कुल। लेकिन ये लोग तो हमारे अपने हैं, इनको कौन देगा शरण? कहाँ जाएंगे ये लोग? और इनके आने से ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था कि आपको दिल्ली को जलाना पड़ गया? जी तो हम यही बात करते हैं। मैं बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट होकर नहीं बोल रहा हूँ, जी। मैं यही कहना चाहता हूँ फिल्म के जरिए भी, कि भाई जो सच है उसको सच बोलिए, हाँ जो झूठ है उसको झूठ बोलिए। कोई गलत कर रहा है, अगर, मुझे एक बात बताइए कि पुलिस पे अगर कोई पत्थर मारता है, उसको लग जाता, मर जाता है कांस्टेबल ड्यूटी करते हुए, आप बोले थैंकलेस जॉब है, बिल्कुल, वो हमें सुरक्षा देने के लिए अपनी जान दे रहे हैं। सही बात। और आप लोग जब अगर ऐसा कोई पत्थर मारता है, तो उसकी अगर बुराई हो रही है, या उस पर कोई उंगली उठ रही है, तो सही उठ रही है, उसको आप कवर फायर देने की कोशिश ना करें। हाँ, उसमें फिर ये पॉलिटिकल एजेंडा मत यस, बताओ। मैं 1 साल से लड़ रहा हूँ इस फिल्म को रिलीज करने के लिए। हाँ मैंने कितने सारी चीजें हुई है, शर्जिल इमाम ने केस लगाया, महमूद प्राचा ने लगाया, और 6 लोगों ने लगाया, 7-7 पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में मैं लड़ रहा हूँ, एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ। भाई, आप जब देश तोड़ने की बात कर देते हो, जब आपको तब कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं होता। होती है, मैंने कोई बात बता दी और मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं, आपसे कोई संबंध नहीं है, मैंने तो इंस्पायर होकर किया है, मेरा डिस्क्लेमर है। जी बिल्कुल। तो आपको एक फिल्म से दिक्कत हो गई, एक व्यक्ति जेल में बैठकर मेरे खिलाफ केस लगाने की आजादी रख सकता है, लेकिन मैं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है रक्षा नहीं कर सकता हूँ। मेरा मेरा क्या, एक फिल्मकार को अपनी बात कहनी है, उसका क्या? यहाँ पर फ्रीडम चली जाती है एकदम से, मतलब एक पक्ष के लिए तो कंप्लीट फ्रीडम है और दूसरे के लिए नहीं है। जैसे सर, ये सीए का इसमें क्या रोल था? क्योंकि जितना मेरे को ट्रेलर से समझ में आया है, ये सिर्फ दिल्ली तक रहने वाली या सीमित रहने वाला एक कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का एक एजेंडा था जिसको चिकन नेक बोलते हैं, कि नॉर्थ ईस्ट को कट किया जाए इंडिया से। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे कि एग्जैक्टली मास्टर प्लान क्या था? मास्टर प्लान तो डिसाइफर करना मतलब कयास लगाना ही होगा, बट यही था कि एक बहुत बड़े लेवल पे उत्पाद मचाया जाए, इस तरह का एक मुहिम छड़ी जाए कि जहाँ पे पूरा देश डिस्टर्ब हो। जी वो जो उनके वीडियोस हैं उससे साफ जाहिर होती है वो बात। बिल्कुल। और उसकी टाइमिंग वाज वेरी सेंसिटिव कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो टाइमिंग इस तरह के जो भी इस मोटिव के साथ जो भी कार्रवाई की जाती है भारत के विरुद्ध, उसकी टाइमिंग बड़ी ही सटीक होती है। जब पहलगाम भी हुआ था अभी 23 अप्रैल को, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे। हाँ ही वॉज विजिटिंग ताज, सेम थिंग जी। जो हुई जब प्रेसिडेंट ट्रम्प 24 फरवरी 2020 को जब आगरा पहुंचे थे, ताजमहल विजिट कर रहे थे अहमदाबाद से आगरा, और आगरा से दिल्ली आ रहे थे, तभी ये हुआ था। नहीं तो 25 से 30 हजार की भीड़ कैसे इकट्ठा हो सकती है सडनली? बिल्कुल। तो मतलब बहुत सारी, मुझे लगता है कि सिर्फ इन्वॉल्वमेंट बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत से डीप स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। बिल्कुल सर। बहुत सिर्फ नेशनल, इंटरनेशनल पावर्स इट वाज इंटरनेशनल ऑब्वियसली। बिकॉज देखिए, आप खाली दिल्ली में तो दिख रहा था, लेकिन पूरे देश में हो रहा था ये। और अब वो बिल देखिए, अभी अगेन मैं यही बोलता हूँ कि बात तो उस बिल की किस सरकार ने लाई, सरकार से हमें मतलब नहीं है। हाँ। हमें मतलब है वो जो निरीह लोग हैं जो मारे जा रहे हैं। कांग्रेस ही थी, ये फैक्ट लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, सीए वगैरह प्रपोज और मैनिफेस्टो में कांग्रेस के था। अरे कोई भलाई का चीज हो रही हो, जो मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस लाई, कांग्रेस को बधाई, बिल्कुल। बीजेपी लाई, बीजेपी को बधाई। देश का भला। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं, हमें मतलब है वो जो लोग हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं। आप बोलते हैं सेव टाइगर,
सेव पांडा, सेव ऑर्चिड, फ्लावर को बचा रहे हो आप, इंसान मर रहा है उसको कब बचाओगे भाई? ये इमिग्रेशन हाँ। अभी तक हो रहा है। अभी रोज आपको रोज आते हैं यहाँ दिल्ली में लोग, अभी आते डेली हैं। आ रहे हैं। एक बड़ी एक हॉट न्यूज थी 28 जून की। जी एक यंग लड़का और लड़की की पाकिस्तानी हिंदू से जिनकी लाश मिली थी जैसलमेर सेक्टर में। अच्छा तो वो सिंध से मोटरसाइकिल से आए, दे वर न्यूली मैरिड। ओके लड़के का नाम है रवि कुमार और लड़की का नाम है शांति देवी। अच्छा लड़की 15 साल की है, लड़का 17 साल का है। उनकी शादी भी अरेंज मैरिज भी सिंध में। वहां से वो मोटरसाइकिल पे आए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर। जी वहां से दे वॉकड इन क्रॉस द बॉर्डर। उनके हाथ में सिर्फ एक 5 लीटर का जेरी कैन था ओके और वो 12 किलोमीटर 32 किलोमीटर चले। 20 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर, 12 किलोमीटर इंडिया के अंदर। कड़ी धूप थी, गर्मी की। ये अभी 2025 की बात है, आप गूगल करके देखो। जी 28 जून की खबर है। जी और जैसलमेर सेक्टर में इंडियन बॉर्डर के 12 किलोमीटर अंदर उनकी लाशें मिली। जेरी कैन से उनके सर ढके हुए थे, धूप में वो डिहाइड्रेशन प्यास से से मर गए। मरे। एंड दे वांटेड टू कम एंड लिव देयर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ इन इंडिया। ये हो रहा है, आज तक हो ऑपरेशन रहा है। सिंदूर के जस्ट बाद की बात है, वो इतने पैनिक हो गए थे कि अब शायद नागरिकता ना मिले, तो वो ओके इलीगली एनक्रोच किया उन्होंने और पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेट होके मरे। डिहाइड्रेट सर होकर मरे। इंसान की मतलब उसकी मेंटल स्टेट अगर आप समझो कि एक यंग लड़का यंग लड़की कितने एक्सट्रीम स्टेप उठाने पे कब मजबूर होगा कि वहां पर उनको बिल्कुल ही लाइफ दिख ही नहीं रही है, तब जाके वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि यार बच गए तो जी लेंगे और नहीं बचे तो। मतलब लाइफ दिख रही है उनको अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो। लेकिन उनको भी अपने धर्म की प्रति जो निष्ठा है जी वो कन्वर्ट भी नहीं होने दे रही बिल्कुल है ना। इसलिए है जो बता रहे हैं देवेंद्र भाई बता रहे हैं, सिग्नेचर ब्रिज के नीचे हमारे भी इसमें आर्टिस्ट हैं जो जिन्होंने गाना गाया है, फूलवंती बादल। अच्छा अच्छा वहां से ओके। आई। तो सर मूवी का आपको मतलब सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगा था, पूरी जो जर्नी रही उसमें कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगा कि यार ये तो एक्सट्रीम है, मतलब यही वन शॉट वन शॉट वाला? डेफिनेटली बताओ। सर इतना एक्सपीरियंस है आपको हाँ तो उसको, स्टिल कैसे? हाँ अपने आप में मतलब इतना सारा हमने तो बिल्कुल अलग तरीके से काम किया हुआ है ना, जी कि एक मास्टर होता है, एक फिर क्लोजअप लिए जाते हैं, फिर कभी ट्रॉली के साथ, कभी ड्रोन के साथ, कि कभी कैसे कभी कैसे। जी लेकिन एक वन शॉट की तैयारी, जो प्रिपरेशन, जी क्योंकि उसमें आपको 100% इन्वॉल्व होना होता है, कि हम्म मतलब अगर किसी की मिस्टेक हुई फिर वापस फिर जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो स्टार्ट। ओके। और इसमें आप ना किसी को इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे सकते बीच में? नहीं नहीं सवाल ही नहीं। वो आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ जी फिर हम लोग करते थे कि मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसे कर देना, तू शुरू कर देना। पता बिल्कुल नहीं कि मतलब कि ये होगा फिर ऐसे होगा। फिर ऐसे ही कैमरामैन के साथ भी रहता था जी कि ये पीछे खड़े हो गए डीओपी के, फिर वहां से टच कर करके, टच फील जो होता था वो बताता था कैमरामैन को कि इसके पास जाओ, कि इससे इधर चले जाओ, कि ऐसे। तो वो सब एक वैसी लैंग्वेज होती थी। ओके सारे मैं फील कर सकता हूँ इस चीज को। मतलब कैमरामैन के लिए भी बहुत टफ होता था। हाँ, उसी के लिए सब ज्यादा था हाँ 50 कि मतलब उसको ये याद हो जाता है कि हाँ अब इनकी लाइन आएगी, अब इनकी लाइन आएगी, तो उसके साथ कैसे आप कब बिहेव करोगे। क्योंकि यूजुअली जो स्क्रीन पे है ना उनका रोल होता है, ठीक है, एक कैमरामैन होता है और कर रहा होता है। यहाँ पर क्या सबका सबका रोल है भाई साहब। लाइट वाला जाते थे, जूनियर्स कैमरामैन हाफ जाते थे, फिर पानी उनके ऊपर डालो, ठंडा करो उनको। हाँ, इस दो तो आंसू की छोड़ के आवाज चले आती गए है। थे, 2 स्टडी कैम ऑपरेटर। मतलब पहला वाला 3 दिन में छोड़ के चला गया, दूसरा वाला 6 दिन आपको में ऐसा छोड़ लगता है कि आपका 12-15 मिनट का शॉट है और 11-12 मिनट के बाद कैमरामैन आपके बाजू में खड़ा हुआ है बेचारा, कैमरा लेके, उसकी सांसें चल रही हैं। क्योंकि और आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि आपसे गलती होगी तो इसको फिर से पूरा करना पड़ेगा। और इस फिल्म की एक और खास बात है, जी एक्टर्स के लिए मतलब एक अलग तरह का काम था। और इसमें बहुत अच्छा। ये होता है ना कि आपको एकदम जैसे रटी रटाई स्क्रिप्ट ही बोलना, ऐसा नहीं था। अच्छा तो इसमें कुछ चीजें इतनी अच्छी इम्प्रोवाइज होकर आई हो जिसको एक्स फैक्टर बोल सकते हो आप, ओके दैट कांट बी रिटन, है ना। कुछ चीजें ऐसी हो गई कि वो मतलब वो सोचा नहीं था। परिस्थितिवश ही निकल सकती है, और वो उस फिल्म की यूएसपी भी है। आपको ऐसा लगेगा यार इतना नेचुरल कैसे हो सकता है, ये एक्टिंग कर रहा है तो सच में चल रहा है। क्योंकि सही में जान यहाँ अटकी हुई है। हाँ क्योंकि मतलब एंजॉय भी कर रहे यू आर हाँ। इन द मोमेंट पूरी तरह से। आपका 30-40 सेकंड में डायलॉग बोला है, 1 मिनट में बोला हट गए, तो वो ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ तो 8-8 मिनट, 9-9 मिनट, 10-10 मिनट कर रहे हो। और सारे पन्ने आपको याद करने हैं। मतलब थिएटर करते हैं, लंबे लंबे प्ले हाँ। करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आप एक्टर्स ही इन्वॉल्व नहीं हो ना, टेक्नीशियंस इन्वॉल्व है, कैमरामैन इन्वॉल्व है, आपकी जो फोर्थ वाले, आपको पता है स्टेज में कहाँ आपके ऑडियंस बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो लगातार मूव हो रही है, उसका भी ओरिएंटेशन रखना है। जी सब जी पूरा लाइटिंग करना पड़ता है। हाँ ऐसा करना पड़ता है कैमरा वहां से घूमेगा, इधर आएगा, कोई लाइट दिखे नहीं,
और आपको ये भी अंदाजा होता है कि यहाँ मिड में आ रहे हो, क्लोज में आ रहे हो, यहाँ टाइट आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है वो, तो वो सारा ओरिएंटेशन एक बना रहता जिन लोगों को ये चीज फील करनी है, मैं बोलूंगा घर पे सिर्फ इतना टेस्ट करो कि 4 अपने पूरे 3 रूम में जाके कुछ रिकॉर्ड करना है और फिर हाँ देखना एक्स्ट्रा हाँ कितनी चीजें आ जाएंगी जो आप फ्रेम में नहीं हाँ लेना है। चाह रहे हाँ, थे। अरे बहुत बहुत प्रिपरेशन था, बहुत मतलब प्रिपरेशन। लाइटिंग तो ऐसी हो ना कि सभी दिखने कायदे से दिखे, जी जी। हाँ, है ना, वो सब और तो करनी है। प्रॉपर लाइट होनी चाहिए वो। ओके। और बड़ा एक और चीज की मतलब एक्टर के लिए तो ट्रीट था ये मेरे ख्याल से सर। आप लोग तो चाहते होंगे कि हाँ मिले हाँ जब नेचुरल चैलेंज था यही ये तो एक बहुत ट्रेल बड़ा। मतलब तो सर जैसे आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि ऑडियंस की हर बार कुछ ना कुछ एक एक्सपेक्टेशन होती है, इस मूवी को इसलिए देखना है, इसको इसलिए देखना है, वीएफएक्स अच्छे हैं, इसमें एक्टर पसंद है, स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है। इस मूवी को, दिल्ली राइट्स को क्यों देखना चाहिए ऑडियंस को? सबसे पहले तो यार वन शॉट फिल्म फॉर्मेट का जो एक्सपीरियंस है उसको लेने के लिए देखना चाहिए। लाइफ में पहली बार मिलेगा। हाँ, पहली बार मिलेगा और ये बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस है। इसका कारण ये है कि जब हम आमतौर पे फिल्म देखते हैं तो हम बहुत से शॉट, मतलब सारी शॉट्स हम जेक्स्टा पोजीशन में देखते हैं। कभी आपको देखा, मुझे देखा, सर को देखा, फिर इनको देखा, एक कंबाइंड देखा। तो कैमरा चेंज होता रहता है, शॉट चेंज होते रहते हैं, एक्टर का जो ऑडियंस का जो ओरिएंटेशन है वो बड़ा ही जी ऑब्जेक्टिव हो जाता है, दूर से देख रहा हो, जी है ना, वो उसके घुस नहीं पाता कैरेक्टर्स के साथ। जी। इसमें क्या होता है कि जब आप सिंगल शॉट फॉर्मेट में देख रहे हो तो आपने जैसे 4 मेजर शॉट होते हैं एक्टर को जिसको जहन में रखना पड़ता है। एक तो मास्टर है जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर एक मिड शॉट होता है ना, एक क्लोजअप होता है और एक टाइट क्लोजअप होता है। जी तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है सिनेमैटिक, है ना। मास्टर शॉट में पूरा मेजॉन्स है, पूरा बैकग्राउंड, पूरा ग्रैंडर दिखाया जाता है, कहाँ पे है वो, सर्कमस्टेंसेस क्या है, कौन सी लोकेशन में है। फिर नजदीक आते हैं मिड शॉट में तो कम्युनिकेटिव होता है कि वो कुछ कहना चाहता है, कम्युनिकेशन हो रहा है उसका, है ना। और जब क्लोज में आते हैं तो वो थॉट दिखाई देता है उसका कि मन में कुछ चल रहा है एक्टर के। और जब एकदम टाइट क्लोज में आ जाते हैं ना, तो जो मन में चल रहा है वो ऑडियंस महसूस करने लगता है। और जब वो ऑडियंस महसूस करने लगता है तो उस कैरेक्टर के साथ हो लेता है। और जब वो कैरेक्टर पे कुछ विपदा आती तो ऑडियंस को ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। तो जो उसमें तमाम किरदार हैं उनमें से ऑडियंस एक बन जाता है। ये इमोशंस का 7D यस होगा। यस, ये उसके साथ इंग्रेन हो जाता है और उसको बड़ा ही ये इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है। इसको लगता है कि उन घटना का जो क्रम चल रहा है उसका वो हिस्सा बन चुका है। तो बिल्कुल एक तो ये एक्सपीरियंस पाने के लिए आपके पास और कोई जरिया है ही नहीं देखने का। अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए कि आप उस दंगों का हिस्सा बन जाओ, वो जो घटना घट रही है उसका आप एक हिस्सा बन जाओ, तो ये फिल्म आपको वो आप एक्सपीरियंस रियली फील कर पाओ कि वहां पर यस हो क्या रहा था। यस यस। बिल्कुल, क्योंकि वो एक रूम वाला शॉट नहीं है। हाँ, एक रूम वाला नहीं, वो लगातार चल रहा है ना। अब जैसे मैंने Exactly. बताया, वाइट से मिड में आया, मिड से क्लोज में आया, क्लोज से टाइट क्लोज में आया, आप वो कैरेक्टर क्या महसूस कर रहा है उसके जैसा आप महसूस करने लगे। तुरंत वो कैरेक्टर के ऊपर कुछ विपदा आई, आपको लगता मेरे साथ कुछ हुआ, आप उसके साथ बह जाते, Exactly. आप उसके साथ इमर्ज हो जाते, है ना, उस कहानी का हिस्सा बन जाते। ऑटोमेटिकली आप मानसिकता, आपकी साइकोलॉजी उन घटनाओं के बीच में पहुंच जाती है। और बिल्कुल सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना कि अभी एक कमरे में पूरा सीक्वेंस हो रहा है, जी। तो आपको लग रहा है कि हाँ वन शॉट रूम में तो हो सकता है, लेकिन कब आप बाहर आ गए, पता ही हाँ। नहीं चलेगा। हाँ बाहर आ गए और फिर कैमरा चल रहा है, तो ऑडियंस के लिए भी एक जिज्ञासा हो जाती है कि कैसे किया होगा, कि मतलब कि क्या हो सकता है वो एकदम भूल जाए। अगर उसको नहीं पता कि वो वन शॉट फिल्म देखने जा रहा है, जी है ना, तब तो पता ही नहीं है उसको। हाँ। ठीक है, अच्छा वन शॉट थी ये, हाँ, तो फिर दोबारा देखेगा। बट बिल्कुल सही बोल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिक्चराइजेशन देख के ना, जो भी थोड़ा सा सेंसिबल इंसान होगा वो समझ जाएगा कि यार कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। नहीं समझ जाएगा। देखिए ये फिल्म जो है ना, स्पून फीड नहीं है ये। मतलब आपको जैसे वीडियो गेम खेलने में कैसे मजा आता है, जी वैसा ही कुछ है कि आपके indulge दिमाग हो की जाते हो आप एक्सरसाइज 100%। दिमाग की एक्सरसाइज होती रहेगी। आपको है ना ऐसे लगेगा कि डॉट्स मिल रहे हैं यार। अच्छा ये यहाँ से गया था, ये ऐसे गाड़ी में बैठा, गाड़ी से उतरा, इनके साथ में ये उतरा, कैमरा आप ही हैं, और जिनके साथ आप आए थे वो कहीं और चले गए, तीसरे आदमी को पकड़ के आप कहीं और दूसरी यात्रा शुरू हो गई, वो कहीं और जा रहा है। जी फिर वो वहाँ कहीं पे कैसे मिला? आके मिल गया। हाँ ओके जो यहाँ छूटा था हाँ फिर वो आगे मिल गया। हाँ। ओके ना? तो ये ऐसा है कि आप 360 डिग्री ऊपर से देख रहे हो कि चल क्या रहा है। एक शाय ऑफ रिलीफ होता है ना, कोई चीज आप पहली को सॉल्व कर लेते हो, हाँ जी, कैसा लगता है आपको कि यार हो गया। हाँ तो जब ये सब चीजें मिलती है और अंत में सबके एक दूसरे से कनेक्शन दिख रहे हैं आपको, तो आपको लगा अरे बाबा ये सबसे था। अच्छी बात ये है कि मतलब कि जितना इंटरेस्टिंग हमको शूट करते वक्त लगा, जी। आई होप कि मतलब उतना ही इंटरेस्टिंग ऑडियंस को देखने में लगे। नहीं श्योरली लगेगा सर, आप लोगों की बातों से मैं एनर्जी फील कर हाँ, पा रहा हूँ। लगेगा 100% लगेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सर जैसे इस मूवी में एक डायलॉग आता है कि
भारत में 80% हिंदू हैं, हम्म, लेकिन स्टिल मतलब एक हिंदू लड़का बोल रहा होता है कि आज भी सुबह से दंगे हो रहे हैं तो मैं ही भाग रहा हूँ, मैं ही छिप रहा हूँ। तो कहीं ना एक ट्रेलर देख के या लोगों के माइंड में ये आता है कि यार ये मुस्लिम के अगेंस्ट है। और फिर मेरे को मतलब पूरा भरोसा है कि हल्के लेवल पे इस तरीके के मीम्स पेज वगैरह ट्रोल्स भी किए जाएंगे कि मुस्लिम पॉपुलेशन इसको बायकॉट करे। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे डायरेक्टर माइंड में नहीं आता कि यार आता है ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मुसलमानों को तो और देखनी चाहिए इस फिल्म को, ज्यादा उनको देखनी ज्यादा उनको देखनी चाहिए। मैं एक चीज, ये क्या हुआ है ना अभी, ये कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के बाद एक ट्रेंड चल पड़ा है, लोगों को लगता है कि वो फिल्में देखकर ही कोई बना रहा है इस तरह की, जबकि मैं 2020 से कहानी लिख रहा था, के है ना। तो कश्मीर फाइल्स तो बाद में आई, शायद जी 20 के बाद ही आई है ना, हाँ बिल्कुल बाद ही आई। तो कोई लेना देना नहीं है मेरा किसी से, ना ही कोई उसके जो 300-400 करोड़ कमाए उससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जी कतई नहीं। जी एक अच्छी कहानी कहना था। और जैसे कि वन शॉट की भी आप बात करें, मैं बाहर के सिनेमा से ज्यादा प्रभावित हूँ। वहां बड़ी से बड़ी बात को जो है बेबाकी से बोला जाता है। ज्यूस का जो जेनोसाइड हुआ है जर्मनी और यूरोप में, उस पर सैकड़ों फिल्में बनी और आज भी बनती है, हर साल बनती है, हर साल आ रही है एक हर नई साल मूवी। आती है। और उनको ऑस्कर भी मिला है, उनको सराहा गया है, और वो कितनी बेबाकी से रखी है सारी चीजें, जी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक का प्रॉब्लम है, रेसिज्म का जो हुआ है, जी उस पे बस 60 साल 70 साल पुरानी फिल्में मिल जाएगी आपको, और आज भी मिल आज जाएगी भी मिल जाएगी आपको। जेंगो अनचैंड मिल जाएगी आपको टेरेंटिनो की, जी और आपका 12 इयर्स अ स्लेव मिल जाएगी। जी तो आज भी, और वो कितना बेबाकी से दिखा रहे हैं, जो हुआ वैसा ही दिखा रहे हैं। हमारे साथ तो रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, है ना। तो बात रख रहे हैं सामने, समस्या को रख रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं बीमार हूं, आप डॉक्टर हैं, मैं आपके पास आऊं, बोले आप सब तबीयत खराब है, इलाज कर लो, आप बोले क्या हो रहा, और आप ही समझ लो, मैं तो समस्या का नाम नहीं बताऊंगा। ऐसे तो हो नहीं सकता ना, मुझे बताना पड़ेगा सिर दर्द कर रहा, टांग दर्द कर थिंग्स हैव रहा टू बी है। एड्रेस। ये फिल्म ने एड्रेस किया है। जी मतलब मैं हमेशा हाँ कहता नहीं हूँ, नहीं, सॉरी। शायद बात थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं मंटो साहब का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। मंटो साहब, मैंने ओके बहुत बड़ी उनकी कहानियां भी तैयार करी, परफॉर्म की। जैसे मंटो साहब, वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके ऊपर से वो चादर हटा के दिखाते थे कि देखो ये तुम्हारा समाज ऐसा है। कड़वा सच है पर हाँ, हम्म, ये कड़वा सच मेरे भाई ने बोला है, बिल्कुल ये कड़वा सच बोला है। और दोनों कौमों पे, दोनों धर्मों की बात नहीं की। धर्मों की वजह से जो यंगस्टर्स में माइंडसेट पैदा हो गया, बिल्कुल साइकोलॉजिकल माइंडसेट पैदा हुआ है, माइंडसेट्स की बात। इट इज एग्जैक्टली नॉट अबाउट रिलीजन एट ऑल, इट इज अबाउट अ हिंदू माइंडसेट एंड अ मुस्लिम माइंडसेट एंड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ हिंदू माइंडसेट एंड अ मुस्लिम माइंडसेट। इट इज नथिंग टू डू, नथिंग अगेंस्ट द रिलीजन, इट इज जस्ट द माइंडसेट। तो माइंडसेट का फर्क पड़ता है ना हाँ, भाई। बिल्कुल अगर पड़ता कोई है कहता है, आज अगर कोई कहता है कि भाई कश्मीर हिंदुस्तान का, मैं कश्मीर गया नहीं हूं कभी, जी लेकिन मेरा दिल टूटता बिल्कुल है ना। चुभती वो है वो कहता बात है, बहुत। वो बात चुभती है कि जब कोई कहता कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है। मेरा कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, मेरी खानदान का, मेरे पास्ट का, लाइफ मैं में कभी गया भी गया ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मेरा दिल टूटता है। जी जब कोई कहता है, जब पटाखे फूटते हैं, अगर पाकिस्तान से इंडिया हार जाता है, तब मेरा दिल कटोचता है, बहुत कचोटता है मेरा दिल। जी और जब कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो मेरे कलेजा फट जाता। जी तो ये शायद मुस्लिम भाइयों का भी होना चाहिए। सही बात है। अगर ये हो रहा है तो वो हम के साथ है। देखिए साहब, सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति, मैं पहले भी बोल चुका हूँ शुरुआत में ही, गलत कर रहा है, जी गलत देश के खिलाफ कर रहा है, समाज के खिलाफ कर रहा है, हम्म या अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो गलत है। बिल्कुल अब उसका रिलीजन आप देख रहे हैं कि यार ये इस रिलीजन का है, तो उसको थोड़ा सा आप है ना छूट दे दो। छूट ऐसा दे दो। क्यों होना चाहिए, मुझे बताइए। सही बात ये है। भाई आ, व्यक्ति, मैं तो हमारे समाज और हमारे देश में बड़ी दिक्कत है। अगर मैं किसी अन्य समुदाय के लिए बात करता हूँ, हिंदू मुसलमान भी छोड़ दीजिए, मैं क्रिश्चियन के बारे में बात करूँ, अरे यार बेचारा, ये तो बड़ा पर इसके ऊपर तो बड़ा प्रताड़ना हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत ही मानवता का पैरोकार हूँ, मैंने बहुत बढ़िया बात की। मैं मुस्लिम के बारे में करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल, आप है ना सेक्युलर बोलेंगे, लिबरल बोलेंगे, ना वेरी नाइस पर्सन, जैसे ही मैं बोल देता हूं कि ये हिंदू है, परेशान हो रहा है, सेम टाइम इन माई इंडस्ट्री, तो मैं तो बैकवर्ड आदमी हूँ सबसे पहले। दूसरा, मैं सांप्रदायिक व्यक्ति हूँ। तीसरा, मैं कट्टर हूँ। यार ऐसा क्यों है? ये आप दर्द देखिए ना, कि हिंदू को मरने से दर्द नहीं होता है। सही बात है। हाँ, आप, ये है कि, और मैं मुस्लिम समुदाय से भी ये फिल्म के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बच्चा किसी का भी हो, मेरा बच्चा अगर बाहर जाके पत्थर मार रहा है पुलिस पे, गलत कर रहा है,
मुस्लिम का बच्चा जाकर पुलिस पे पत्थर मार रहा, गलत कर रहा है, गलत को गलत बोलिए। बिल्कुल। आप पॉलिटिकल करेक्ट होकर नहीं चल सकते हर टाइम कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो यार, बुरा लग जाएगा। लगना चाहिए बुरा यार, बुरा नहीं लगेगा तो हम समझेंगे कब, हमारे हम सुधारेंगे कब अपने आप को। बिल्कुल। एक समाज के तौर पे हम किस अंधी खाई में जा रहे हैं, हमारे इतना यूथ ज्यादा जो टकराव इसीलिए तो हो रहा है सही बात कि है। डायलॉग नहीं है, इसलिए तो हो रहा है, Dialogue. कम्युनिकेशन नहीं है। ये बहुत सही बात बोली आपने। डायलॉग, इसमें डायलॉग है, हाँ के दंगों के बीच में फंसे बच्चों के बीच में डायलॉग Dialogue. बड़े खुल के जो आज तक हुए नहीं करते। हाँ, मेरे ख्याल से वो दोनों बात कर रहे हैं Yeah. जब हाँ हाँ, वो Exactly. कम से कम क्लियर करते हैं सब कुछ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वही है, जी। वो जो दो आपको दिख रहा है ना, वही एक बोल सकते हो कि और एक्चुअल में क्या है ना फ्यूचर कि में होना चाहिए ऐसा। हो क्या रहा है कि डायलॉग होने भी नहीं देना चाहते। सिचुएशन ऐसी बनी हुई रहती है, ना ये चाहते हैं ना वो चाहते हैं, बात से सर मसले का हल निकल जाएगा ना अब। वो फिर मसले का हल निकल जाएगा। हाँ। तो एक्चुअल में क्या है, फंसे हुए हैं जी। आप, मतलब किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आप उस परिस्थिति से निकलना नहीं चाहते बाहर। वेरी गुड, सही, क्या बात। ये है सारी बिल्कुल चीज़। बिल्कुल बढ़िया। अगर आप डायलॉग करोगे जी तो संभव हो जाएगा, जी लेकिन डायलॉग करोगे तो सब रायता फैल जाएगा, जी। हाँ, उससे डरते फिर हैं। आगे कैसी चीजें वो होंगी। परिस्थिति में फंसने वाले वर्ड हाँ। से सर एक चीज याद आई, जैसे आपका जो पान सिंह तोमर में रोल था, वो कैरेक्टर भी काफी फंसा हुआ था। यहाँ पर भी थोड़ा सा उस तरीके का कैरेक्टर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस फील हुआ आपको? मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों ही सिचुएशन में परिस्थितियों में फंसा हुआ है। जी बिल्कुल। वहां वो उसका इंटरव्यू लेने जाता है, लेकिन एक हाँ खतरनाक डाकू का इंटरव्यू लेने जाता है। जी। वो सिचुएशन अपने आप में सीरियस है, हाँ, पर हंसी लेकिन आ रही है। लेकिन उसमें हाथ से पैदा होता है। जी यहाँ सिचुएशन सीरियस है, लेकिन पैथोस पैदा होता है। ये इस तरह का है। दोनों ही तरीके से देखा जाए तो दोनों ही सिचुएशन में मेरा जो किरदार है वो बिल्कुल फंसा हुआ है। वो मजबूरी में गया हुआ इंटरव्यू लेने के लिए कि इंटरव्यू ले लूंगा तो मेरा भविष्य बन जाएगा, कि इतने बड़े डाकू का इंटरव्यू लेके आया। लेकिन वहां जब वो जाता है तो वो जो सवाल करता है वो उसको हड़काता रहता है ना। जवाब कायदे से मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी बात बनी रहती है, बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या हास्य पैदा होता है, ह्यूमर होता है, जी तो आप उस तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ ये फंसा हुआ है, इसमें पैथोस पैदा होता है यार, आपको आप दया आने लगती है इस इंसान के ऊपर कि ऐसे न जाने कितने लोग होंगे, ऐसे ये तो- हजारों लोग होंगे। ये तो हाँ, ये तो करोड़ों। हम करोड़ों। एक को दिखा रहे हैं, एक के बारे में ऐसा है, तो ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जिनकी जिंदगी में इस तरह से हो रहा है ना? जी तो वो उनको जो है क्रेडिट करते हुए। बिल्कुल। हाँ, अभी जैसे थोड़ी देर पहले सर आप बता भी रहे थे ना, तो हाँ। मैंने भी ना काफी स्टोरीज वगैरह इस तरीके की देखी थी। इनफैक्ट मैं एक पॉडकास्ट इस चीज पे करना भी चाह रहा था संजीव सर के साथ। वो भी थोड़ा इस पाकिस्तान से जो हिंदू आते हैं उन पे काफी वर्क करते आप हैं। जाइए, मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ मैं सब लोगों को जानता हूँ। बिल्कुल सर। आई कनेक्ट यू, मैं जाकर देखिए जिनके घर बड़े बड़े बने, अच्छे सुंदर घर है जी पाकिस्तान में, जिनके पास 1000 भेड़ें थी, कभी वो भेड़ें 1000 की 1000 उठा ली गई और 2 रोज बकरे काट के खाए जा रहे हैं। जी किसी की जमीन है वो हड़प ली गई है। आप अगर वो जमीन अपनी जायदाद बेचकर यहाँ आना चाहते हैं तो वहाँ का कानून है कि आप नहीं बेच सकते हो। ओके मतलब, और आप जब आते हो ना इंडिया, जी। वो लोग छुप कर आते हैं, किसी को पता चल जाएगा तो मार के रोक लेंगे। और ये लोग पता है सवाल आता है, जैसे मेरा दोस्तों में भी एक बार डिस्कशन हुआ था, तो पहले सवाल ये आता है यार पाकिस्तानी हिंदू आ क्यों नहीं जाते आराम से अपना सामान बेचे पैसा भाई ले। साहब, आप बाइक नहीं खरीद सकते हो, बाइक पे चलोगे तुम हमारे सामने। बाइक पे एक लड़के ने खरीद ली, उसको बाइक तो गई गई, उसका भी काम तमाम हो गया। जी छोटी सी एक मोहल्ले की घटना है, बड़ी फेमस है वो, शिवानी नाम है शायद बच्ची का, छोटी बच्ची 5 या 7 साल की। जुलूस निकल रहा था, एक ही मोहल्ला है, सिंध की बात है, और वो बच्ची खेलते हुए कहीं चली गई। जी अब माँ बाप को मालूम है कि किस घर में है वो छोटी सी बच्ची, जी और जिसने रखी उसको भी मालूम है। माँ रोज फेरे लगाती है उस जगह के कि कहीं दिख जाए बच्ची, पर इनकी मजाल नहीं है कि बोल सके कि आपके घर में हमारी बच्ची है। पर ये भी एक दुखदाई है कि मतलब आज 70-75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, जी है ना, और मतलब कोई रास्ता ऐसा अभी तक नहीं निकाला गया। ये सब हम पिक्चर में दिखा रहे हैं, हम कहानी बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वही अभी मेरे को इतना दुख हुआ था जब बांग्लादेश में हुआ और इतने हिंदुओं के घर फूके गए, जी लेकिन कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन नहीं है। हम भी देख रहे हैं, यहाँ से हम न्यूज में देख रहे हैं, सिर्फ हम कंडोलेंस कर रहे हैं बैठ करके, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ, बिल्कुल। लेकिन उसका कुछ निकला क्या? आज हम पिक्चर बना रहे हैं, आज हम इनकी कहानियां तैयार करते हैं,
हमको बनाने में अब सब कुछ मिल जाता है कि ऐसा कर लेते ऐसा कर लेते, जी लेकिन इनका हल नहीं कर पा रहे हैं, इनको सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे। जी हम इनसे कितने गुना सॉलिड हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं आप? तो हम अपने वो जो भाई लोग वहां पे हैं, जी दिक्कतों में फंसे हुए हैं, उनके बारे में कोई इलाज नहीं ढूंढते क्या? हम सिर्फ राजनीति करते रहेंगे, हम्म हम उस विषय में बोलते क्यों नहीं है? जी वो यहाँ आकर के जो आतंकवाद कर रहे हैं वो हमको दिख जाता है कि पहलगांव में ऐसा हुआ, चलो सालों को मारो जाके। बिल्कुल लेकिन वो वहां जो रोज हो रहा है, उनके छुटपुट कहीं ना कहीं से वो खबरें लीक होकर हमारे पास आती हैं, तो हम, अरे यार उनको वहां नहीं जाना चाहिए था, अरे यार क्या हुआ ना, देश के टुकड़े हो गए, अरे यार ये गलत हो गया। अरे भाई ये सारे के सारे अगर एक साथ होते तो कितना बवंडर और होता। और वो क्या गारंटी है वहां से यहाँ इस देश में नहीं आएगा, हाँ हाँ, आज नहीं तो कल। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसका इलाज क्यों नहीं कर रहे हो? वो कौन करेगा? उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में कौन संसद में सवाल उठाएगा? कौन बात करेगा उसके बारे में? बिल्कुल ये सर आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, क्योंकि अभी ना लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है जब आप थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट करते हो कि ये जो सीए एंटी प्रोटेस्ट और ये दिल्ली राइट्स जो थे, इसमें भी सबसे पहले भारत में भी यूथ को ही इन्वोक किया गया था, चाहे वो जेएनयू या अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो। ये मोडस ऑपरेंडी है। बिल्कुल, तो इंडिया में भी ये चीज करने की कोशिश की गई थी, बट यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद हमने नेपाल में देखा, या श्रीलंका में क्या हुआ वो चीज देखी है, बांग्लादेश में क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं इंडिया उस चीज को संभाल गया अच्छे तरीके से। देखो भाई, हमारी प्रकृति नहीं है, जी हमारे यहाँ हो भी नहीं सकता, समझे? जी क्योंकि देखो ना तुम, हमारे हिंदू अगर वहां गए हैं, उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, जी लेकिन वहां के मुस्लिम हमारे यहाँ हैं, उनमें बढ़ोतरी हो रही है, हम उनको सम्मान से है, हमारे यहाँ भाईचारा, हमारे यहाँ भाईचारा ज्यादा है, हमारे यहाँ नहीं है, वो मानसिकता नहीं है उस तरह की। हाँ, है ही नहीं हम लोगों तो के हमारे अंदर यहाँ वो जेनजी वेंजी कांड नहीं होने वाला, जी समझे? क्योंकि हमारे यहाँ सोच अलग है। जी सर। हम नहीं चाहते कि मतलब कि हमारे यहाँ गृह कलेश हो ना, उस तरह की विचारधारा हमारे यहाँ है ही नहीं। कोई भी डराता रहे एक दूसरे के प्रति कि मतलब अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो नहीं है हमारे साथ। बिल्कुल हमारे संस्कार बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो सनातनी हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे संस्कार नहीं है कि हम इस तरह का मतलब दुर्व्यवहार किसी के साथ करें। कहीं ना कहीं डीपली रूटेड है वो वो चीज तो हमारे डीपली रूटेड है कि नहीं यार, ये तो तरीका नहीं है, जी और ये प्रोसेस नहीं है सत्ता परिवर्तन का, बिल्कुल कि इस तरह से कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से होना भी नहीं चाहिए, जी है ना? लेकिन क्या है कि वो उनकी उनकी मानसिकता वैसी है। हाँ वहां हुआ बांग्लादेश में, अब बांग्लादेश में तुम्हारा विरोध उन मैडम से था, आपने सत्ता हटाई, अरे तुम उनको क्यों कुचल रहे हो भाई? वो तो तुम्हारे भाई बंदी हुए ना। सही बात है। अब आप देखो, जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश बनाया उसके पुतले फूक दिए, उसको गिरा दिया, वो स्टैचू मतलब सब कुछ तबाह कर दिया। तो आप किसके बिना पे जी रहे थे वहां पे? आपका बेस क्या था भाई? आप यहाँ पर आए, जिस देश पे आप फक्र करते हो, तुमने उसके लीडर को ही खत्म कर दिया। तुमको उनके लोगों से प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम के बारे में करो, वो आपने किया। सही बात है। लेकिन वो महान व्यक्ति जिसने कि ये बना के दिया तुम्हारा देश, तो समझो तुम, जो मतलब वो बाप ही हुआ ना, उनका माँ बाप ही हुआ ना मेंटली। आप जब उसको खत्म कर सकते हो, तो आपके अंदर है क्या? कुछ भी कर सकते हो आप। हाँ, अरे मैं तो सोच रहा था कि शायद सरकार कुछ बोलेगी कि मतलब हमारे जो हिंदू हैं उनके साथ घरों में घुस गए, वो म्यूजिक डायरेक्टर था, वो संगीत, तो वो भी खत्म हो गया। किसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई खबर एक भी ऐसी नहीं आई। सर सिर्फ दिखाया गया हिंदू लड़कियों को जो है, ये अब हिजाब तो था नहीं, अचानक से आया, उसे भरे बाजार आपको उठक बैठक करना पड़ रही बच्ची को, मुंह पे यूं बांध के हाथ बांध दिए गए। तो तुम सोचो ना कि उसके बारे में ना हमारे देश ने कुछ कहा, ना वर्ल्ड के किसी देश ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। कोई एक्शन नहीं लेता भाई, इंटरनेशनल कोई एक्शन नहीं लेता। सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है जी। सिर्फ लोग न्यूज देखते हैं, अब बस आज ये हो गया, यार बड़ा बुरा हो गया, ये हो गया, बस बातें कर लेंगे इधर उधर पान की दुकान में बैठ करके, चाय कॉफी कर लेंगे, थोड़ी सी राजनीति कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन हल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बोला सर ने। देखिए हमें एक्चुअली है ना एजिटेशन हो रहा है, लेकिन बात क्या है कि उनके लिए आप कर क्या रहे हो, ये सोचना पड़ेगा एक इंसान के तौर पे। चलो भाई, मैं थोड़ी देर रिलीजन छोड़ दो, अगर किसी इंसान पे भी हो रही तो मानव ना, मानवता के लिहाज से वो चीज करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। बिल्कुल। आप उन राक्षस, सर बता रहे जिस व्यक्ति ने वो देश बनाया, उस देश को बनाने में जिस देश ने पूरी भूमिका निभाई, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया,
You are उस कर्ता को खत्म कर दे रहे हैं। बंग बंधु जिसको नाम दिया हाँ, गया, बंग बंधु बंधु। है जी उनकी बेटी बुजुर्ग है, वो जो नहीं, प्रधानमंत्री। मैं कह रहा हूँ आपको उससे विरोध है, आपने उसको भगा दिया, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन उसकी तो रेस्पेक्ट करो जिसने आपको एक देश दिया है। सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी वो तो उनके मानसिक वो मानसिकता वैसे ही दिखाई है। पूरा हुड़दंग गया, सब कुछ तबाही कर दिया, कुछ नहीं। और तो और सर, जो बुजुर्ग प्रधानमंत्री है वो 60 65 70 साल की, आप उसके घर में घुसते हो, उनके अंतर वस्त्र हाँ निकालो, हाँ, वो खाते हो, हाँ, क्या है वो ये? देखा नहीं, मैंने अब सोशल तुम मीडिया देखो ना, तुम अपने, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये मानसिकता हमारी नहीं है। जी इस तरह की हरकत, इस तरह की चीजें हमारे यहाँ नहीं हो सकता। हमारे अंदर सोच ही नहीं है। जी हाँ? तो हमारे आप अंदर कोई कितना ही बड़ा दुश्मन हो एक दूसरे का, जी। लेकिन वो इतना कुकृत्य तरीके से नहीं सोच सकता। पर बिल्कुल इसमें सर मेरा एक सवाल है आपसे कि जब भी इस तरीके के दंगे अक्सर होते हैं, उसमें हिंदू ही भागने वाले पक्ष में क्यों होता है? मतलब जो विक्टिम होता है वो प्रकृति हिंदू नहीं है ना इस तरह की। देखो वायलेंस कहाँ है? बैक टू बैक कश्मीर में हुआ तो हाँ, वेस्ट बंगाल पलायन में करता हुआ है, तो पलायन कर अभी जाता है। नूह वाले आपने दंगा देखा होगा जो हरियाणा हम्म। में हुआ था, उसमें भी मतलब वहां पर भी इस तरीके की एक्सट्रीम कंडीशन थी। वहां पर भी वो यही चाह रहे थे कि जो फीमेल्स है उनके साथ बदसलूकी कर दी जाए और वो चीजें। उड़ीसा में भी रिसेंटली बिस्लौर करके एक जगह है, उसमें 2024 में भी इसी तरीके के दंगे हुए थे। तो ये कब तक चलता रहेगा यार यार? हिंदू का तो फिलोसफी, जैसे सर बता रहे हैं ना, कि कण कण में ईश्वर देख रहा है वो। उसको ये देखिए, आपका जो सोचने का तरीका क्या है, जी उस पर निर्भर करती है ये बात, हम्म है ना? तो आप, अगर आपके मन में ये है कि मारना काटना है, तो आप वही करोगे। अदरवाइज देखिए, कश्मीरी पंडित जो हैं वो लर्नेड लोग हैं, मतलब वो सरस्वती के ज्ञानी। उपासक हैं, बिल्कुल आर्ट को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने लड़ना नहीं चुना, एक्सट्रीमली उन्होंने जगह टैलेंटेड छोड़ लोग। दी, बहुत तकलीफ में जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति भाग रहा है, जान बचा रहा है, या हथियार नहीं उठा रहा, चलो ठीक है। मैं जो हथियार उठाकर उनको भगा रहा है ना, उनको सोचने की जरूरत है अभी, है ना? कारण क्या है कि ये चीजें बहुत गलत रास्ते जा रही है। कि देखिए, ये साइंस है, एक हद तक ही स्प्रिंग नीचे दबता है, फिर उसके बहुत बाद फिर वापस आता है। बिल्कुल तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि समाज में हम जो एक विस्फोट की तरफ जा रहे हैं, वो ना हो। हम्म इसको रोकना चाहिए, सुधरना चाहिए, गलतियों को अपनी एड्रेस करना चाहिए जी खुद को। जी अब वो समस्या को कारपेट के नीचे डाल दी और बोले नहीं नहीं, नाम ना लो, सब सही है। करना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ क्यों आपको भाई मुझे बताइए कि पाकिस्तान जीतता है तो मैंने अपने बचपन में देखा है ढोल बजते हुए, पटाखे फूटते हुए, गलत जैसे बात दिल्ली है? में अभी भी होता है, बताइए मैंने आप खुद क्यों, देखा है। क्यों आप भावनाएं आहत कर रहे हो किसी की? और दुख होता बहुत है यार। और हाथ करने वाली बात ही नहीं है, आपको अंदर से वो फील आ रही है पटाखे करना। फूटते ना, मेरे अंदर आपके दुख अंदर होता है, क्यों मेरे नहीं है अंदर। सेंस ऑफ बिलोंगिंग? क्यों Belonging नहीं है क्यों? इस देश के साथ? ये मेरा देश है, जब तक और मैं आप सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत वो कुछ बहुत होते हैं, बहुत अच्छे मतलब मुसलमान भी वो है। 100 में से 10 ऐसे होते हैं जो कि मतलब ये करते हैं काम। तुम उनकी छोड़ो, 100 में से 10 हमारे हिंदू भाई भी होते हैं। हाँ हाँ? गलतियां हाँ। इस तरफ से भी कि, होते हैं, कि, इसमें कोई कि डाउट मतलब वो भी तो क्या है कि वो वाइस वर्सा है जी ना? हमारी फिल्म में कई आर्टिस्ट मुस्लिम है, कई टेक्नीशियन मुस्लिम है, वो ये फिल्म में काम कर रहे हैं, बिल्कुल है ना, कर रहे हैं। और मुझे कुछ लोग बहुत अच्छे मिले, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि यार, जो एक तरीके का हमने एक माइंड बना रखा है, लेकिन वो कुछ जो गलत करने वाले लोग इतना गलत कर जाते हैं ना, जी उन्हें बिल्कुल। सुधरने की जरूरत है। वो इतना एक्सट्रीम कर जाते हैं कि हाँ। सबके ऊपर एक धब्बा लग जाता है। एक्चुअली होता क्या है, कुल मिलाकर के ये है सीन कट्टरता का। जी वो किसी भी तरफ एक्सट्रीमिस्ट वही होते हैं, इकट्ठे होते ही। दोनों तीनों चारों हर जगह। मेरा मानना क्या है कि इंसान को न तो राइट होना चाहिए न लेफ्ट, बैलेंस्ड होना चाहिए। उसको बीच का, तो हम उनमें से हैं, जी समझे कि नहीं? आपके मतलब हंसी आएगी तुमको कहने में कि इंसान का जो शरीर है ना, जी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, नाक एक है लेकिन 2 छेद हैं। जी समझ रहे हो कि नहीं? एक आइटम सिर्फ वही है तो इंसान वही हो जाता है। आप लोगों ने मुझे वार्न किया था कि सर फॉर्म में आ गया। तो वही आ गए फॉर्म। अगर आप राइट लेफ्ट तो बैलेंस है, हाँ, वो दोनों काम आएंगे। 2 किडनी है, एक फेल हो जाएगी, एक काम करेगी। जी लेकिन जहां जहां एक है सिंगल, वो अगर बर्बाद हो गया तो फिर आप गए काम से। ये एक वाला ही गड़बड़ करवा रहे हैं हाँ, हर जगह, तो कभी वो सारी दिक्कत समस्या है। की जरूरत नहीं, एक ही है सर, एक ही है, वो आगे और पीछे दोनों। कहीं भी नहीं, कहीं भी। जी जी
तुम तो मतलब बिल्कुल मतलब डायरेक्टर जो है ना, बदमाश डायरेक्टर। अरे मैंने कुछ नहीं बोला था, आप ही की बात का है ना, आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आपको बैलेंस होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। ये बस डालना यार। अरे नहीं नहीं, क्यों मैं नहीं सब डालना? कर लूंगा, एक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नहीं ले, उतने उसी हिसाब से डाले। बोले ये पिक्चर में बोले लोग सीन कमेंट करेंगे, नहीं तो बोले बोले ये आने वाला है। बिल्कुल। सर आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि एज ए डायरेक्टर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस मूवी के थ्रू क्या इमोशन पोर्ट्रे करना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? मतलब डायरेक्टर के हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, हाँ, मतलब आपने जो ऑब्जर्व किया कि यार डायरेक्टर ये चीज करना चाह रहा है इस मूवी के थ्रू। ये देखो दो चीजें हैं जो मुझे बड़ी क्लियर लगी इसमें। एक तो जो घटनाएं घट रही थी 24 फरवरी 2020 को, जो पूरा 6 घंटे का पूरा ये वाकया है, जी इसको बिल्कुल। 2 घंटे 16 मिनट में हमने नॉन स्टॉप एक वन शॉट फिल्म फॉर्मेट में बताया जी है ना। तो एक तो सारी घटना है कि ट्रम्प साहब भी आ रहे हैं वहां पे, सीए का एजिटेशन उस लेवल पे पहुंच गया कि जो राइट्स में तब्दील हो गया है, और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। जी 2 बच्चे उसमें, मतलब थोड़ी इतनी तो कहानी बता ही सकता हूँ शायद। हाँ हाँ, 2 बच्चे दंगे में फंस गए हैं। जी ये सारे तो अलग मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो दिख रहे हैं, जो एंग्रॉस करेंगे लोगों को। जी एक तो ये हो गया सेक्शन, लेकिन दूसरा सेक्शन, जो दूसरा उसका पहलू है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप घर जाओगे ना, तो फिल्म आपको छोड़ेगी नहीं, आपको हैंगओवर देगी, आपको सोचने में मजबूर करेगी कि भाई ये क्यों हुआ था। ये दोनों बच्चों ने जो बातें करी है, और उनके जो ऊपर हैं, जो पूरा इस पूरे झमेले को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको इसको हवा दे रहे हैं, है ना, इसको ये मतलब दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इनके क्या बीत रही है, जो हम, वो दोनों बच्चे आम नागरिक का वो हैं, बिल्कुल। एनोलॉजी हैं, जी है ना। तो उनपे की उनपे क्या बीत रही, उनके माइंडसेट क्या है, उसके बारे में आप सोचोगे। तो एक तो आपने जो घटनाएं 2020 में थी वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद एक हैंगओवर है जो आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसमें लेयर्स हैं बहुत। इट इज नॉट व्हाट ओनली यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, बट इट इज समथिंग जो साइकोलॉजिकली आपको इम्पैक्ट कर रही, जो आपको घर जाने के बाद 1-2 दिन तक आपको उस बारे में, उस विषय के बारे में सोचने में मजबूर करी। तो एग्जैक्टली। ये लिखने की जो इनकी खूबी है, और जो परत निकल के आई है, वो रियलाइज होगी लोगों बहुत ज्यादा मल्टी को। लेयर्ड हाँ, मूवी है। मल्टीलेट। ओके, क्योंकि मतलब एक हिंदू बच्चा ये देखेगा कि हिंदू के दिल पे उस समय क्या चल रहा था, उसके दिमाग में क्या चल माइंडसेट रहा क्या था, था उसका, और मुस्लिम ये देखेगा कि उसका मुस्लिम के माइंडसेट दिमाग में क्या चल रहा था। तो दोनों के एक दूसरे के, वही जैसा उसमें आपने और बोला दूसरा डायलॉग, दूसरा ये कि इन दोनों के दिमाग को कौन चला रहा था, हाँ, ये वो बहुत ऊपर समझे से कि चल नहीं? रहा है। उसमें एक कि बहुत अच्छी लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है, एक मुस्लिम बच्चा हमारा बोलता है कि जब वो सब दंगे हो गए, इनकी थोड़ी थोड़ी इसी जान पहचान भी हुई, तो रुक के पूछता है, तू घर तो जानता ना क्या होता है, घर जानता है ना। मुस्लिम बच्चा हिंदू से पूछ रहा है। मतलब आप कहते हो ना कि उनको ये भी लग रहा है ना कि माँ को यहाँ से भगा दिया जाएगा हाँ सीए में। तो जो जिस तरह से ठहर के उसने पूछा ना, मतलब गूजबम्स थे। बिल्कुल। भगाया किसी को नहीं जा रहा, ये अगर गलत किसी सीए फहमी तो क्रिएट। आया ही तो इस पर्पज से था हाँ, कि लाया मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए, अब जैसा बोला जा रहा है, कुछ किया क्यों नहीं जा रहा, अब कुछ करने जा, अगर ये देखिए किसी सरकार की फेवर में ये बात नहीं है, कोई अगर अच्छी चीज आ कर रही रहा है, है, हाँ। किसी लोगों को राहत दे रही है, देश हित तो में उसको है। रोकने के लिए, और आपको मालूम है कि ये कोई गलत नहीं है, बस इसलिए सिर्फ कि भाई कुछ बोलते हैं वोट का जो अनुपात है ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसलिए दूसरा पक्ष खड़ा हो गया, और कोई अच्छा काम इस देश में होने ना पाए, इसलिए जला दो बस दिल्ली। सर नाम बताओ ना कौन कौन थे, आपने तो रिसर्च की होगी। नहीं, नाम तो लोगों ने, सब पूरी दुनिया जान रही है। हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है उन लोगों के जो भी आरोपी हैं। जी, वो हमारी फिल्म तो ये बोलती है कि हम इंस्पायर्ड है जीवित या मृत व्यक्ति से, इस फिल्म का कोई संबंध संबंध नहीं नहीं है। है। लेकिन जो शरजील इमाम, उमर खालिद, और आपके सफूरा जरगर, जी और जितने भी लोग थे वहां पर, जो लोग अभी अंदर है यूएपीए में, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिकाएं होगी, जांच चल रही है, और कोर्ट ने कमेंट भी किया है उस पर, है ना। बिल्कुल। तो इसमें एक, मैं भी फिल्मकार के तौर पे नहीं, इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा आजादी है ये बोलने की कि जो कोर्ट देता है वर्डिक्ट या कमेंट करता है, मैं उसको दोहरा रहा हूँ, बिल्कुल दोहरा सकता हूँ, ये किसी कोई दिक्कत कम्युनिटी के नहीं अगेंस्ट है। नहीं है, नहीं, ये सच है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप गुनहगार को देखिए, गुनहगार का धर्म मत धर्म मत देखिए, मजहब देखिए। देख रहे हैं आप कि बिल्कुल। भाई ये फलाना है तो इसको छूट दे दी जाए पत्थर मारने की, या देश को चिकन नेक काट जो है उसको काट दो, आसाम काट को अलग कर दो, क्यों कर दो। हाँ, बिल्कुल खैरात है कि कोई भी काट के ले जाएगा, है एग्जैक्टली ना। ऑलरेडी टुकड़े हुए हैं हमारे देश के कई। अब बिल्कुल अब ये इस तरह की बातें, देखिए मैं तो ये मानता हूं कि जिस देश के नागरिकों में अपने देश को और अपनी मिट्टी और अपने कल्चर के लिए गौरव नहीं है, वो बर्बाद होगा वो देश। ये दिख रहा है हमें आसपास। यस, आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए,
वही देश आगे बढ़े हैं, वही देशों ने नाम किया है जिनको अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने देश, अपनी मिट्टी पर गौरव है। जी। आपको अगर गौरव नहीं होगा, आपको अगर देश का जो है ना मान सम्मान से कोई लेन देन नहीं है, तो फिर वो आप बोलेंगे कि सब ठीक है यार, क्या मुझे क्या लेना देना। वो तुम्हें लेना देना नहीं है, लेकिन एक दिन लेना देना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं जो आग बाहर जल रही है वो आपके घर भी आएगी एक न एक दिन, कभी ना कभी तो आएगी। बिल्कुल। तो आपको देखिए साहब, ये है कि गलत को गलत बोलना पड़ेगा, वरना एक न एक दिन वो गलत आपके घर आएगा। मैं तो सिंपल सी ये बात कहता हूँ बस। बिल्कुल सही बात है सर। एक अंतिम सवाल पूछूंगा सर, वैसे तो काफी क्वेश्चंस और पूछने थे, बट मेरे को उनकी आंखों में उधर से दिख रहा है। नहीं आप कर लो, कर लो 2-3। हाँ ठीक है। एक चीज सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने जो नाम लिए, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो अंदर हैं अभी, और कोर्ट ने भी मतलब उनके खिलाफ प्रूफ है कि किसी ने बोला है कि काफिरों को मारो, किसी ने स्टेटमेंट दी है कि चिकन नेक को मतलब नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे है। स्टिल इन लोगों को विक्टिम कैसे शो कर दिया जाता है, एक परसेप्शन कैसे क्रिएट कर दिया जाता है इस तरीके के गद्दारों के लिए भी कि यार एक वो सॉफ्ट साइड दिखा दी। माफ करना सिखाया हमें, माफ करना सिखाया हमें शुरू से जी। कि आपका दिल बड़ा है, माफ करना सीखो, दिल बड़ा रखो, बी सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है माफ कर देना। ये हमें सिखाया गया ना, हमें बचपन से सिखाया। तो कहीं ना कहीं ये बैकफायर नहीं कर रहा? बैकफायर हो रहा है ना, हमें कंडीशन किया गया। वैसे हमारे जो बुजुर्ग कह गए, फादर ऑफ नेशन कह गए कि आप सबको माफ करना सीखो, दिल बड़ा रखो। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन एक आपके अंदर है ना एक अपराध बोध बिना बात का, हाँ, वो डाल रखा है, बिना बात का डाल रखा है। उससे जागना पड़ेगा आपको। आप सही बातें करने में भी घबरा के बोलते हो, सही बात बोलने में भी आप पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश हाँ यार, करते हो, कहीं मतलब इधर उधर ना हो जाए। मुझे हाँ। थोड़ी सी इसी लाइन पे चलना। क्यों मैं बार बार, अभी मैं 7-8 बार बोल चुका हूँ इस दौरान कि यार गुनाह देखिए, गुनहगार का धर्म मत देखिए। आप तो गलत, उसको विक्टिम बनाने वाले वो है, एक धड़ा है, एक लॉबी है, वो हर देश में रहेगी, हर युग में रही है, और पुरातन समय में भी ये चीजें होती आई है जी। कभी प्रकृति और वो दुनिया का नाम ही ऊपर नीचे है साहब। एक सा कुछ नहीं होता, एक सा कुछ होगा तो दुनिया ही नहीं रहेगी। बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, और यही कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन इसके बावजूद हम एक अच्छा समाज कैसे बन सकते हैं, हम अच्छी दिशा में कैसे जा सकते हैं जी। और फिल्म मेकर, आर्टिस्ट जिस किसी भी विधा को कर रहा है, उसका सिर्फ पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि बस मैंने एंटरटेनमेंट कर दिया अपनी, वो उसके एक सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए, उसके काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑब्वियसली मेरे काम के जरिए मैं कुछ अच्छी बात कर पाऊं, और ऐसा ना हो कि मैं प्रीचिंग करूं और उपदेश दूं। नहीं, मेरा वो काम लोगों को अच्छा भी लगे, उन्हें गुदगुदाए भी, उन्हें मनोरंजन भी दे जी, उन्हें नया तरीके का एक आर्ट से परिचय भी करवाएं, एंगेजमेंट दे अलग तरीके। हाँ, तो मेरी कोशिश वही है इस फिल्म के माध्यम से कि आपको एक नया सिनेमा मिले, जो वर्ल्ड सिनेमा में ये काम होता था। हाँ। जैसे कि सर अभी बता रहे थे फॉरेस्ट गंप में जॉन ट्रेवोल्टा, और आपने वो पल्प फिक्शन, पल्प फिक्शन में बिल्कुल, पल्प फिक्शन में जॉन ट्रेवोल्टा में फॉरेस्ट गंप बोल रहा हूँ, वो तो टॉम हैंक्स की है। तो वो हुआ 1917 से फिल्म आई है भी एक 2019 में, सैम मेंडिस की फिल्म है वो। सैम मेंडिस बॉन्ड फिल्में बनाई, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है उन्होंने। स्पेक्टर एक फिल्म है उनकी, जिसमें जेम्स बॉन्ड वो मैक्सिको के कार्निवल से निकलता है। 5 मिनट का वो जो सीन है ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। आप सोचिए कैसे बनाया होगा। हाँ। वो उनका एक उस तरह का जो फॉर्मेट है उसके लिए जुनून है, उन्होंने उसके बाद पूरी फिल्म बनाई 1917। सर यू वोंट बिलीव, ये मूवी अभी मैंने कुछ दिन पहले फिर से देखी थी, और मैंने ये मेरे दोस्त को बोला था 1917 स्पेक्टर, यार ये शूट कैसे किया गया होगा, बहुत डिफिकल्ट होता था। और वो तो उस पूरे सीन का जो बजट है ना, वो हमारे यहाँ की किसी बड़ी 300-400 करोड़ की फिल्म होगी ना, उससे भी ज्यादा होगा। वो एक ही सीन का बजट, उसकी जो मेकिंग आप देखेंगे कमाल है। वो ऐसी बर्डमैन आई है वहां पर। तो देखो, कहानी कहने के तरीके होते हैं। अगर आपकी स्क्रिप्ट वैसी है तो आप इस तरह का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री ने नहीं चूज किया। एक दिन रात को जब मैं कहानी मैंने लिख ली थी पूरी, और मैं बनाने का सोच रहा था, 3 बजे रात को ख्याल आया, क्योंकि मैं फिल्में ऐसी देखता रहता था कि 1 शॉट फिल्म बना लेते हैं यार इसको। फिर मुझे दूसरे थॉट आया, तुम बनाओगे, किसी ने बनाई नहीं अभी तक यहाँ पे तो बॉलीवुड में। फिर तीसरा थॉट आया, तुम नहीं बनाओगे तो कोई और बनाएगा, और वो पहले तुम क्यों नहीं थे, तुम्हें तो अभी कुछ आता नहीं है। हाँ। चौथा थॉट आया तो आ जाएगा, कोशिश तो करते हैं। उसी दिन रात को 3 बजे डिसाइड किया, और मैंने फिर स्क्रिप्ट को बदलना शुरू किया। ओके, उसका चेंज किया गया है जी।
क्योंकि एक दिन की कहानी है, बन सकती है ना। जी और बात यह है कि जितनी भी फिल्में हैं, अगर हम वो स्पेक्टर का एक सीन जो बोल रहे हैं वो बड़ा डिफिकल्ट है, उसमें तो इतनी चीजें, हजारों लोग खड़े हैं वहां पर, पूरा फेस्टिवल है। हाँ पूरा फेस्टिवल हो, कार्निवल हो रहा है। हाँ लेकिन आप अगर ये 1917 भी देखेंगे तो वो भी एक सिंगल थ्रेड में चल रही, दो लोग हैं, दो लोग जा रहे हैं, आधी फिल्म तक बात करते हैं, एक मर जाता है, एक फिर आगे जाता है, सिंपल कहानी है। बर्डमैन तो और भी थोड़ी सी लोगों को मोनोटोनस लगती है। जी लेकिन आप 2020 दिल्ली देखेंगे, आपको हर 5 मिनट में एक नया इवेंट मिलेगा, एक नया कुछ आपको उसमें मोड़ मिल जाएगा कहानी में। बहुत इवेंटफुल है, इवेंटफुल। और वन टेक में ये बहुत मुश्किल होता है कि आप बहुत इवेंटफुल बनाए किसी चीज को। हमने कोशिश की कि ज्यादा वर्बल ना हो, बातें ना हो ज्यादा, और बातें जो हुई है ना, 15-15 मिनट की बातें हुई है। सर वाला ही सीन इतना बड़ा है, लेकिन वो इतना है कि लोग रो पड़ते हैं उसमें, मैंने देखा है उस एक उस एक उस बहुत अच्छा डायलॉग आया है इस मूवी में कि अहिंसा परमो धर्म, हम्म और ये आधा सच है। हम्म तो सर उस चीज के ऊपर मतलब आपका क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आप काफी बैलेंस लेके चलते हो जितना मैं आपको अभी तक समझ पाया हूँ लाइफ को लेके। तो आप उस एक पर्टिकुलर डायलॉग को कैसे देखोगे, मतलब क्या 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 उसमें आता है ना कि अहिंसा परमो धर्म, ये आधा सच है, पूरा सच ही है। लाइन इनकी धर्म है। हिंसा धर्म तथ्य हिंसा तत्वेच्छ। तो तो सच है नेचुरली में, मतलब क्योंकि एस्पेक्ट्स दो होते हैं ना, जी कि ये तो है ही कि जो हम अपना धर्म कर रहे हैं जी, लेकिन हमको सामने वाले के धर्म का नहीं पता ना वो क्या कर रहा कि है उसके उसके दिल में क्या चल रहा है। उसका धर्म क्या कह रहा है ना। सही बात, अभी रिस्पॉन्ड बहुत तो सही। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इस पे अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आ हाँ रहा तो है। वो क्या आप मिरर तो है नहीं हाँ जी, कि उसमें आप दिख जाओ, सही बात है। कि जो आपने कहा, जो आपने सोचा, तो सामने वाला भी वैसे ही चल रहा है। जी तो उसके जवाब में ये चला कि भाई ठीक है, तू अपना धर्म देख, मैं अपना धर्म देखता हूँ, हम्म, है ना। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि होना वही चाहिए जो मैंने बोला। कार्तिक भाई ऐसा है, देखो धर्म छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक, सर्वाइवल के लिए क्या करोगे आप? जब धर्म नहीं था, हाँ इंसान जब आदि मानव था, हाँ कोई हाँ, मारने आया तो बचता तो है ना आदमी। बेसिक है। आत्मरक्षा का भी हक तो होना चाहिए। हाँ और फिर जब देखिए साहब, जंगल में क्या होता है, जंगल में होता यही है कि कमजोर मारा जाता है, ताकतवर जीतता है। जंगल में यही होता है, यही है, आज भी यही हो रहा आज है। भी यही हो रहा है सही ना। बात है, इंसानों को छोड़ के हर हाँ हाँ, जानवर हम यही फॉलो सभ्य कर हैं रहा है। लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी रक्षा। देखिए सबसे सबसे बुरी बात क्या होती है, जब भी कोई गलत चीज होती है ना समाज में, या कोई देश किसी देश पर हमला करता है, या वायलेंस होती है, तो सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है, वो होती है फीमेल की, फीमेल्स की नारियों की, सबसे ज्यादा। औरतों की। और जो, लेकिन हर समाज को अपनी औरतों की रक्षा करना आना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। दुनिया के सारे झगड़े उठाकर देख लो आप वहां से उठा लो, मूसा की कहानी उठा लो, या महाभारत उठा लो, या आप ट्रॉय उठा लो, सारी कहानी औरत की इज्जत जब दांव पे लगती है हाँ तो वो सारी चीजें हो जाती है, फिर बिल्कुल महाभारत बिल्कुल होती बिल्कुल। है। मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पाया हूँ, जैसा आपने बोला था सर, वही मंटो साहब वाला है कि ये समाज का एक सच है हाँ सच है, जिसको जिससे छुपा के आप रखा लोग गया है हमेशा। मिलके पर्दा उठा रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने समय निकाला। कोई एक फाइनल मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहो सर। मेरी तरफ से तो यही है कि मतलब हमारी फिल्म दिल्ली 2020 देखें जी तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा नया, जी और एक प्रारूप भी, कि ना किस तरह से फिल्म शूट की गई है, वो भी बहुत नेचुरल। मेरी गारंटी है कि एक बार देखने के बाद फिर दूसरी बार आप देखोगे, इसलिए कि बनाई तो बनाई कैसे। मैं यही बोलूंगा यार, कि देखिए हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि दुनिया में इतना अच्छा सिनेमा बन रहा है, हमारे यहाँ अभी भी फिक्स एक फॉर्मेट है, जी मसाला फिल्म बनती है या फार्मूला फिल्म बनती है, वैसा कंटेंट क्यों नहीं बन रहा है? तो मैं आपके ऑडियंस से, पूरे देश से यही कहना चाहूंगा कि वैसा वाला कंटेंट जो आप बात कर रहे हैं ना, उसको बनाने की पूरी कोशिश की गई है। जी आपको एक नए फॉर्मेट में, अगर हम सब्जेक्ट भी एक तरफ रख दें पूरा, एक नया फॉर्मेट, एक नई सिनेमैटिक लैंग्वेज से आपका परिचय होगा। और वो ऐसी लैंग्वेज है जो आपको थ्रिल कर देगी एकदम, आप अपनी कुर्सी से चिपक जाएंगे। ये मैं कोई घमंड या बड़बोलेपन से कतई नहीं बोल रहा हूँ, ये फिल्मकार का विश्वास बोल रहा है, क्योंकि मैंने इसको कोई 6-8 महीने में तैयार नहीं किया है। 5 साल से 5 ज्यादा। साल लगाए हैं अपनी जिंदगी के, इसको 2 साल लिखने में, 3 साल में अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा मेहनत से बनी है ये फिल्म। और मैं बोलूंगा कि ये एक एक्सपीरियंस होगा, एक अनादर फिल्म नहीं होगी। तो 14 नवंबर को ये फिल्म थिएटर्स में आ रही है। जी सबसे मेरा बहुत ही गुजारिश है, निवेदन है, विनती है, एक बार जाकर देखें। हम्म, आपको
अच्छी नहीं लगे तो फिर बोलिएगा बाहर कि नहीं मजा आया, लेकिन अगर अच्छी लगेगी तो आप 100 लोगों को बोलिए, 1000 को बोलिए, और मुझे लगता है वही होने वाला फिर है। दोबारा देखिए। फिर दोबारा देखिए मेरे ख्याल कैसे से बने। सिनेमा लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा बुफे होने वाला है कि यार आप देखो ये चीज क्या है। बिल्कुल। मेरा भी ना सर ट्रेलर देखने के बाद मतलब एक बेसिक परसेप्शन जो बना था मूवी को लेके वो ये बना था कि इस समय शायद एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे कश्मीर फाइल्स आई इस तरीके से, तो उसी तरीके से आया। लेकिन मुझे भी जस्ट अभी पता चला है कि इस पे 5 साल से काम कर रहे हो आप। दैट्स जी रियली अमेजिंग सर। होता है कई बार हवाओं में थॉट्स एक तरीके बहते हैं, और लेकिन वो जो थॉट सब्जेक्ट वो हो सकता है, अप्रोच कंप्लीटली अलग है। कोई ये डॉक्यू ड्रामा नहीं है, ये इसके साथ में फिक्शनल स्टोरी भी चल रही है। उन्हीं दंगों के बीच में, उन्हीं दिल्ली की गलियों में, उन्हीं सुने सुनाए नाम मिलेंगे मोहल्ले के, वैसी गलियां दिखेगी, वैसी आग लगी हुई है। और आपने जो टीवी पे देखा था शायद आपको लगेगा कि सामने ऐसे ही घट रहा है और उसके अंदर कुछ और चल रहा है। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो सिंगल शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट उसकी वजह से देखें, ट्रुथ पे बेस्ड है, ट्रू सच इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, और आपको एक हैंगओवर देगी, निकलने के बाद आपको सोचने में मजबूर करेगी। और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिसके छत्र छाया में सारी फिल्में बनती हैं, जिसे बॉलीवुड कहते हैं या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, उसके बाहर की बनी हुई फिल्म। अगर वहां रह के ये फिल्म बनाने की कोशिश करते तो शायद वहां का जो इकोसिस्टम है वो ऐसी फिल्म बनाने नहीं देता। ओके। न सिंगल शॉट फिल्म फॉर्मेट में बनाने देता, हम्म। ना इस तरह के सब्जेक्ट को टटोलने की कोशिश करने देता। ओके। तो ये बहुत जरूरी है कि ऑडियंस का ऐसे सपोर्ट मिले, ताकि जो क्लचेस हैं, जिस जकड़ में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को फंसा लिया है बड़े बड़े स्टूडियोज और प्रोडक्शन हाउसेज ने, उसमें जी से ये निकल पाए इंडस्ट्री में। ये और आप ये बॉलीवुड से बाहर हमारे मध्य प्रदेश में शूट हुई, तो बहुत जरूरी है कि ये ऑडियंस का सपोर्ट मिले इसे। नहीं ये चीज आपने बहुत सही बोली है कि एक ना मोनोपोली चली हुई है, वही 2-3। सब वो इनब्रेड फिल्म है, एक से दूसरी हाँ बनती है, दूसरे के टाइप की तीसरी बनती है, तीसरी बनती यूनिवर्स है। क्रिएट हो गए हैं, कोई ये यूनिवर्स है, कोई फलाना यूनिवर्स। हमारा जो सच्चाई है, हकीकत है, उसको तो चादर डाल के सो रहे हैं सब। एग्जैक्टली मतलब जो लोग बोलते रहते हैं ना कि यार बॉलीवुड गंदी मूवी बनाता है, और सर यूथ में तो ये इस समय बहुत ज्यादा है कि सब हॉलीवुड देख रहे हैं, कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बॉलीवुड नहीं देख रहा है। हमारी हकीकत ही तो नहीं देख रहा, बॉलीवुड नहीं देख रहे, नहीं देख मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब ऑडियंस का काम आता है यहाँ पर कि भाई जब तक अच्छी मूवी के आप सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो फिर एक्सपेक्ट भी मत करो कि यार कोई बनाएगा। बहुत किसी ही ने अच्छी बात किया। अपनी लाइफ रहे। लगा वो के अच्छी लगी। एक मूवी बनाई है, कुछ नया आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो मैं ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूंगा, 14 नवंबर को मूवी रिलीज हो रही है, अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाइए। और ये प्रमोशनल नहीं है, ये ऐसा मेरे को किसी ने नहीं बोला है, ये मैं दिल से बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी जाऊंगा और आप मेरी स्टोरी पे जरूर देखोगे। एक बार जाओ, एक नया एक्सपीरियंस लो और फिर जरूर टैग करके बताना कि कैसी लगी। और कार्तिक जी, आप, मैं तो चाहूंगा कि आप फिल्म का रिव्यू भी देखने के बाद में कि कैसी लगी, क्या नयापन था इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये अच्छे सिनेमा को जब सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर शिकायत करने का भी नहीं बनता कि ऐसे क्यों बन रही हो। हाँ क्योंकि अच्छा आया है कुछ, तो आप देख के एक बार देखिए और डिसाइड करिए अच्छा है भी कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हाँ कि देखने के बाद बताइए आप हाँ कि अच्छा क्या होता है, क्या समझ में आता है। बिल्कुल। अपने आसपास के लोगों को बताओ यार, 4 दोस्तों को कि भाई ये देख के आ, ये मूवी देख के आ। जब मेरे साथ हुआ था सर, मैंने तुम्बाड़ देखी थी ना, मैं पकड़ पकड़ के अपने दोस्तों को लेके गया था, मैं कहा यार ये कुछ सिनेमैटिक बना है, मजा आ गया देख के। और सर होता ही है ना कि जैसे खर्चा वर्चा तो अच्छा ही हो जाता है फिल्म बनाने में। बहुत। मुझे लोग बोलते हैं कि आपने कोई बड़ा स्टार क्यों नहीं लिया इसमें। मुझे मालूम था कि मैं बड़े स्टार को सर लेकर, बड़े स्टार्स नहीं ये तो हमारे स्टार हैं ही हैं। लवर्स के लिए तो बड़े मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि वो ये होता ना कि एक हीरो वाला जो चल रहा है। देखिए मेरी फिल्म में उतना बड़ा कोई मैं अपने सिर पे बोझ नहीं रख सकता था। मुझे चाहिए अच्छे एक्टर्स, मंजे हुए एक्टर्स, जो अपना 100% डाल सके, जो 20 मिनट का सीन अपने बलबूते खींच ले जाए। तो उनसे बड़े स्टार क्या Actually क्या होता है इधर कि- बैठे हुए इधर बैठे हुए 20 मिनट का सीन इन्होंने खींचा है। होता क्या है ना कि आप जब किसी स्टार को फॉर्मेट बना के जब दिखाते हैं ना, तो वो चीजें कभी कभी नकली लगने लगती हैं ना। सर कभी कभी और नहीं, मैक्सिमम आप- टाइम लग रही है अब तो। नहीं इस तरह के नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ हम ऐसी बात नहीं कर सकते कि मतलब कि वो उन्हीं पे इंडस्ट्री टिकी हुई है, समझे कि नहीं। तो ये सच है, जी। और ये सिर्फ हमारे मुंह पे बात होती है कि आप कमाल हो, आप बेमिसाल हो, आपका कोई जवाब नहीं, आपसे कोई से मुकाबला नहीं। लेकिन पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है? लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि सिनेमा हॉल किसके लिए है, बिल्कुल समझे कि नहीं। लोग किसको असली देखने जा असली रहे हैं? पोल वहीं खुजती है। आज ओटीटी पे हमारे इतने सारे दोस्त हैं, उनके सबके प्रोग्राम आते हैं ओटीटी पे, जी। लेकिन वो ओटीटी पे ही हैं। उनमें से किसी की भी पिक्चर आप सिनेमा हॉल में लगा दो, इल्ले इल्ले
समझ बिल्कुल रहे हो? तो बहुत वो रियल है। पर इस तरह का ड्रामा जब आप बनाने जाते हो ना, तो जी उसमें ऐसे लोगों को कास्ट करते हो जो लोग उनसे रियल, उनको लगा हाँ यही है वो, हाँ हाँ ऐसा ही होता है। क्योंकि वो वैसी वाली फिल्म नहीं देखना है जिसमें स्टार्स हैं, वो आती है 400-500 करोड़ कनेक्शन की, फील होता है उनको देखने आते इनसे कनेक्ट होते हैं आप। जी रियलिज्म के करीब है ना, वन शॉट हाँ मेथड ही रियलिज्म के करीब है। हाँ जी जिंदगी में कट नहीं होता, और बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म है या रियलिटी है। अरे सबसे बड़ी रियलिटी तो ये 5-6-7 दिन कौन रिहर्सल करेगा, हम्म, किस स्टार से करवाओगे आप? हाँ, नहीं कर हाँ, यही तो बात है। है फैक्चुअल ना? ये लगा दिया, अरे यार एक हफ्ते तक लगातार अरे रिहर्सल ही करो, कोई नहीं उसी करेगा। 15 मिनट के बिल्कुल शॉट सही बोला, कोई समय करता नहीं तो है। आज ये है तो आज वो नहीं है, कल वो है तो परसों वो नहीं है, कॉम्बिनेशन डेट्स है नहीं ना? चाहिए सब हाँ चाहिए सब सब, चाहिए। वही खैर है। वो भी करेंगे, अभी बनाएंगे। बस सर। ओके ओके थैंक यू सो यही मच। दुआ रहेगी सर ये मूवी सुपर हिट हो, ताकि अगली बार फिर से आप कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर पाएं और दर्शकों के लिए कुछ नया थैंक यू ला सो पाएं। मच, थैंक 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 यू यू सो मच। थैंक यू नमस्कार थैंक्स सर, अ लॉट बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया।